सर मेरा साउंड क्लियर है? आवाज क्लियर है ना मेरा? हाँ सर। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट पहले ही हो चुका है, लोगों ने बताया नहीं मुझे। इससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, हो गया ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट? अरे हाँ सर। ओके सर। अच्छा, तो चलो सर, लॉ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सर आज लॉ में क्या पढ़ना है सर? सर आज लॉ क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को पता है क्या चल रहा है। सर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जान रहे हैं सर। जैसे कि आप सबको मैंने पहले भी बोला, जैसे इवनिंग कि सर। यस, गुड इवनिंग नील। जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इससे पहले मैंने आई थिंक 2 और 3 लेक्चर्स कंप्लीट करवाया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो इफ बाई चांस किसी ने क्लास नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन, प्लीज एक बार मेरे से लिंक कलेक्ट करके ना कर लो सर, अपडेट रह जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना बाद में, ठीक है। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट लॉ। मैंने जैसे कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए लॉ स्टूडेंट, बट मैं लॉ स्टूडेंट के बारे में भी नहीं बोलूंगा। बेसिकली मैं एक बिजनेस संभालने वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये बिजनेस लॉ में अपने आप को डेवलप करता है ना। बिकॉज इनका मेन जो एरिया ऑफ वर्क होता है, मैंने जिस एरिया में इनको बेसिकली फंक्शन करना होता है, दैट इज टू मैनेज अ बिजनेस, है ना। बिजनेस को मैनेज करना है, बिजनेस को एडवाइस करना है, बिजनेस को क्या बोले सर, कंट्रोल करना है। मैंने कंट्रोल मैंने ऐसे नहीं कि वो बिजनेस बढ़ाने में काम करते हैं, नॉट लाइक अ एंटरप्रेन्योर, बट एक प्रॉपरली बिजनेस को कैसे करना चाहिए, फाइनेंशियली एज वेल एज लीगली, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस है, इसके बारे में इनको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। और हम लोग ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं सर, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बेसिक 2-3 क्लास पहले भी हो चुका सर। तो मैं आप लोगों को क्या चीज इससे पहले समझा के रखा, मैं आप लोगों को ये समझा के रखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी एक्ट का, मैंने किसी भी बिजनेस लॉ का बेसिक्स है। मैंने बिजनेस स्टार्टिंग होता है ऐसा मानो कि कॉन्ट्रैक्ट से, है ना। आज के डेट में किसी को कोई भी बिजनेस करना हो, है ना, किसी को कोई भी बिजनेस करना हो, ये बिजनेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए, है ना। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट मैंने मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सर, एग्रीमेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे इससे पहले भी आप लोगों ने सुना है, बार बार एक ही बात करता रहता हूँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा सर, ऑफर में और एक्सेप्टेंस में आज मैं थोड़ा डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस के बेसिक साइड ही आप लोग को है। जैसे आज किसी को कोई बिजनेस करना है, तो जैसे मानो एक सिंपल एग्जांपल, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल देके रखा। जैसे अगर किसी को ट्रैवलिंग करना है, टूरिंग करना है, सिंपल एग्जांपल, मानो आप एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करते हो, एग्जांपल ऐसे रैंडमली मेरे दिमाग में आया सर, और कुछ नहीं, मैं उसी से बता रहा हूँ। तो मानो आपके पास कार है, ठीक है, आप क्या करते हो सर, कार भाड़े पे देते हो टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए, साथ में प्लान भी बनाते हो कि भाई कहाँ क्या घुमाना है, नहीं घुमाना है, एवरीथिंग। तो मैं जस्ट आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, तो अगर किसी को जो ट्रैवलर होगा, जो टूर करेगा, है ना, जो टूरिस्ट होगा, वो आपके पास आके क्या बोलेगा, भाई हमें कार चाहिए, है ना, हमें कार चाहिए, यहाँ यहाँ घूमना है। आपके पास कोई स्पेशल प्लान होगा तो आप भी बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे घूम सकते हो। तो एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कि वो आपको आके ऑफर करेगा, या फिर आप भी ऑफर कर सकते हो, है ना। ट्रैवल टूरिस्ट कंपनी आपको भी ऑफर कर सकता है कि दादा घूमने जाना है क्या, तो घूमना है, बोलो ये जगह घुमा देंगे। कहीं पर घूमने जाते हैं हम लोग हर साल, है ना, थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप हर कोई करता है, अपने अपने फैमिली की इच्छा के अनुसार, अपने इंसान की इच्छा के अनुसार हर कोई ट्रिप करते हैं।
हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह में, हाँ कहाँ जाना है बोलिए, ये घुमाएंगे वो घुमाएंगे, तो बेसिकली आपको ऑफर करता है, हाँ सर, बेसिकली आपको ऑफर करता है। फिर आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके बीच में एग्रीमेंट बन जाता है। अब आप बोलोगे सर ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया और ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ एग्रीमेंट हो गया, ये एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बनता है? हाँ सर बिल्कुल बनता है। जब आपने उनकी गाड़ी में बैठ गए, है ना, जब आप उनके गाड़ी में बैठ गए, जब आप वो अपने गाड़ी में आपको लेके अलग अलग जगह घुमा रहे हैं, है ना, तो बेसिकली आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में बांध चुके हैं। अब कोई बोलेगा सर हम लोग के अंदर कोई लिखित डॉक्यूमेंटेशन तो कुछ नहीं हुआ। सर अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी है तो भी इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। हाँ वो अलग बात, वो अलग बात कि अगर आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है ना, तो ये थोड़ा हेल्पफुल होता है किसी भी मैटर को लीगली प्रूफ करने के लिए। बट लॉ कहीं पर भी ये बात नहीं कहते हैं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। कहीं पर भी लॉ ने ये नहीं बोला कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हम इनको गाड़ी में घुमाएंगे, इतना जगह दिखाएंगे। ज्यादातर केस में अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? हेलो, ज्यादातर केस में ये ट्रैवल टूरिस्ट का जो काम चलते हैं, ज्यादातर केस में, पॉइंट टू बी नोटेड, ज्यादातर केस में ये रिटर्न होता है कि ओरल होता है? प्लीज टेल मी। इसको ओरल। क्या, ओरल ज्यादातर होता है। सर ये सब बात क्यों कर रहे हो? हाँ अचानक से कॉन्ट्रैक्ट सिखाना है, आप ट्रैवल टूरिज्म बिजनेस में चले गए। सर वो एक्चुअली मैं रिसेंटली सुबह से खबर थोड़ा सा हल्का हल्का मेरे को आया, मैं ज्यादा खबर आज नहीं देख पाया, बट एक खबर अभी अभी मेरे को देखने को मिला, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पे आपसे थोड़ा सा बात कर लिया जाए। आप लोगों को पता है सर कश्मीर में G20 टूरिज्म का मीटिंग होने वाला है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है आज से, 22 से लेके 24 तक चलेगा। ठीक है, G20 मीटिंग का एक पार्ट है जिसमें ग्लोबली जो 20 कंट्रीज हैं, जिनको ग्लोबल 20 कंट्रीज कहा जाता है, जिसका मेंबर हमारा देश भारत भी है, इस ग्लोबल 20 कंट्रीज के मीटिंग का टूरिज्म को लेके जो डेवलपमेंट है उसको कश्मीर में किया जा रहा है। इससे पहले नॉर्मल जो बिजनेस रिलेटेड ग्लोबल 20 का जो बिजनेस कॉपरेशन रिलेटेड मीटिंग ऑलरेडी कश्मीर में हो चुका है सर, ऑलरेडी कश्मीर में मीटिंग हो चुका है, लेकिन इस बार तो जी मतलब टूरिज्म रिलेटेड एक मीटिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करने के बारे में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ सर, रिसेंटली स्टार्ट हुआ। तो सर इससे क्या फर्क क्या पड़ता है? सर फर्क बने इसमें एक चीज क्या है सर, कश्मीर ऑलरेडी बेसिकली आप सबको पता है कश्मीर हमारे ही देश का है, बट कुछ कंट्रीज इसको लेके इंटरनेशनली पॉलिटिक्स करता है, जैसे कि पाकिस्तान है, चाइना। तो इस बार भी ये लोग इंटरनेशनल झमेला करना चालू करना स्टार्ट किया है। इनको मैं सुनाई दिया, मुझे अभी भी खबर नहीं मिला, मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि शायद सऊदी अरब ने भी मीटिंग में ना आने के बारे में बोला है। ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज आ रहे हैं, कोई बात नहीं। इससे समझ में आ रहा है सर कि कश्मीर ऑलवेज इंडिया का था, है और रहेगा। इसमें कोई कितना भी झंडा गाड़ ले सर, कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे देश के अंदर कोई खराब बोले, कोई देश के बाहर बोले, कश्मीर कश्यप ऋषि का है, ये इतिहास सबको जानना चाहिए। उसी से नाम पड़ा कश्मीर, और इसका इतिहास अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखने जाए तो 5,000 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड भारत के नाम पे ही मिलेगा। अब छोड़ो सर, मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करता मैं जस्ट आपको इतना बोल रहा हूँ कि इंडिया ग्लोबल 20 टूरिज्म मीटिंग करने जा रहे हैं कश्मीर पे। चाइना एंड सऊदी अरेबिया एज वेल एज पाकिस्तान, पाकिस्तान तो ऑलरेडी शुरू से ही चिल्लाना चालू कर दिया है, बट सर ऐसा चिल्लाने दो उसको। बट आपको बता दूं कि काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ मीटिंग होने वाला है, इसका खबर बहुत आ रहा है। ये सक्सेसफुली हो जाए बहुत अच्छा रहेगा सर, क्योंकि कश्मीर सीरियसली, कश्मीर का पोटेंशियल नो डाउट वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब एक स्विट्जरलैंड क्या सर, हजारों स्विट्जरलैंड को मात दे सकता है हमारा कश्मीर, सच में जन्नत है, हिवन है। ठीक है, सच में, नो डाउट सर, तो भगवान ने हम ही लोगों को दिया है सर जन्नत। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत ने भी लोगों को ऑफर दिया था कंट्रीज को कि भाई आओ हमारे श्रीनगर में मीटिंग है। कुछ लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया G20 मेंबर्स का, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बात समझ रहे सर? बात समझ रहे हो? टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए मैंने अल्टीमेटली ये सब क्या है, बिजनेस को डेवलप करने का कॉन्ट्रेक्चुअल एक कॉन्सेप्ट है। हर कंट्री दूसरे कंट्री को डेवलप करने का मदद करेगा। आज अगर कश्मीर, कश्मीर का पोटेंशियल अगर दुनिया भर में, तो दुनिया को पता है कश्मीर क्या है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू एक बदमाश भाई है ना हमारा, ठीक है, और एक बदमाश पड़ोसी, ठीक है, इनको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग अच्छे रहे, इंसान अच्छे रहे, इनको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है, बट इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब प्रॉब्लम ये है सर, इसके चक्कर में इतना सुंदर सा जगह का जो डेवलपमेंट है वो बंद पड़ा है। अब चलो उसको अलग, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि जो G20 संगठन है सर, ठीक है, आपको मैं जो थोड़ा सा ऑफर एक्सेप्टेंस को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो G20 कंट्रीज है, इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, और भी आप बाकी लिस्ट देख लो। सर इतना सारा कंट्री अगर कश्मीर के टूरिज्म डेवलपमेंट में हेल्प करे, कश्मीर को अगर मतलब वर्ल्ड क्लास टूरिज्म में डेवलप कर दे, मैं आपको कहता हूँ कि लोग यूरोप जाना छोड़ देगा। ऐसे यूरोप सबसे ज्यादा टूरिज्म से कमाता है, सबसे ज्यादा। अगर ये दो पड़ोसी जो अगर है ना, ये थोड़ा सा अगर बदमाशी करना बंद कर दे, है ना, तो लोग यूरोप जाना छोड़ देगा, मैं आपको इतना कहता हूँ। सारे दुनिया भर के लोग कश्मीर आएगा, इसमें इंडिया का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे देश का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टूरिज्म डेवलप करेगा, और उसी के रिगार्डिंग ये G20 मीटिंग है सर, नो डाउट। सर सर इससे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है सर? वही सिंपल, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल उठाया रिसेंट ट्रेंड से, बट मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ऑफर भेजा था, न्योता दिया था, बट किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने नहीं किया, बट जिन लोगों ने आया मैक्सिमम आया सर, एक दो को छोड़ो सर। ऑफर एक्सेप्टेंस में बदल रहा है, ऑफर एक्सेप्टेंस में बदल रहा है तो एग्रीमेंट बन रहा है, फिर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ भी हो रहा है सर, मतलब हो जाएगा सर। एनफोर्सिएबल माने लागू करना, ठीक है, कि हाँ हम लोग भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए G20 में ग्लोबल 20 टॉप कंट्रीज भारत को लीगली इसको एनफोर्सिएबल करेगा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी रहेगा और फॉरेन यूनाइटेड नेशंस के लेवल ऑफ लॉ में भी रहेगा। तो बेसिकली ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये लॉ किसी भी लॉ में एप्लीकेबल होते हैं। जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कंट्री टू कंट्री कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कोई भी, हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको इसी तरह से डेवलप करेगा। अब ठीक है सर, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आइडिया नहीं था या फिर इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता था, उनको मैं करंट अफेयर से आपको बताने का कोशिश किया, लेकिन मैं चला जाऊंगा सर आज का फ्रेश डिस्कशंस में, जहां पर मैं ऑलरेडी एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, पहले डिस्कस हो चुका है, मैं आज और उसको रिपीट नहीं करूंगा सर। एनफोर्सिएबिलिटी एक्ट लॉ क्या होता है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। मतलब बेसिकली ऑफर और एक्सेप्टेंस प्लस होता है तो बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये बात रोज बोलता हूँ, सुन सुन के कान पक चुका हूँ, लेकिन सर आज ना ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेलीकरण होगा। डिटेलीकरण माने डिटेल्स में जानेंगे कि ऑफर, ऑफर के अंदर क्या क्या चीजें होता है। जैसे इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होता है, इसका कुछ पॉइंट्स है, कुछ टर्म्स कंडीशंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर देयर, टाइप्स भी कुछ चीजों पे डिपेंड करते हैं। मैं एक बार आपको सवारी करा देता हूँ सर, सवारी माने रिवाइज ठीक है, ज्यादा डिटेल्स रिवाइज नहीं करूंगा, हल्का फुल्का रिवाइज करूंगा, ठीक है, क्योंकि रिवाइज के चक्कर में ऐसा ना हो कि न्यू टॉपिक पढ़ना भूल जाए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए ये माला समझना पड़ता है, माला माने चेन, ठीक है, ये माला समझना पड़ता है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया सर, आज और नहीं करूंगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये सारा पॉइंट सक्सेसफुल होना पड़ता है, सक्सेसफुल होना पड़ता है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, तब जाके ये वैलिड का चिन्ह मैंने टिक लगाया जाता है, हाँ चलो वैलिड है, जो ऑलरेडी मैं क्लास में प्रीवियस 2-3 क्लास में डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है, बार बार बोलता हूँ वीवीआईपी कॉन्सेप्ट है। बिजनेस लॉ में अगर किसी को अपना बेस बनाना है, ये चीज में आपको पकड़ होना ही चाहिए, ठीक है, चाहे आप कितना भी बड़ा लॉयर बन जाओ, कितना भी बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी में हर चीज छुपा हुआ है। सर आगे बढ़ो, सर आगे बढ़ गए सर, हम लोग लास्ट क्लास में ये 3 चीजों में बात की है सर, लास्ट 2 क्लास में। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें वैलिडिटी के बेसिस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन के बेसिस में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, आज के डेट में ऑनलाइन जो होता है सर, है ना, फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ऑनलाइन में मेक माई ट्रिप से कुछ बुक कर रहे हैं, यात्रा.com से कुछ कर रहे हैं, सिनेमा का टिकट काट रहे हैं सर, ऑनलाइन में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ई कॉमर्स तो दुनिया में अभी मतलब क्या बोले सर, रिवोल्यूशन ला दिया। परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट,
एग्जीक्यूटिव के भी दो टाइप्स होते हैं सर, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। बट एक मजा का बात क्या है सर, ये सब हम लोग रिसेंटली काफी धीरे धीरे और डिटेल्स में रिसेंटली कवर अप किए। तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो ना सर, अगर बाई चांस मिस है तो। और अगर एक बार हो चुका है और याद नहीं आ रहा है, रिवाइज कर लो ना सर। और कुछ डाउट है तो पूछ लो ना सर, बस इतना ही बोलूंगा। सर आगे बढ़ो। बढ़ती का नाम जिंदगी, हाँ सर पता है। बढ़ती का नाम जिंदगी, समझ रहे सर। चलो आगे बढ़ते बढ़ते आज का न्यू टॉपिक। कुछ डिफरेंस भी बीच बीच में डिटेल्स में बोला सर, वॉइड और वॉइडेबल का डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, ज्यादा नहीं बोला सर, हल्का फुल्का बोला। आज मैं थोड़ा आपको प्रपोजल और ऑफर बोलूंगा। प्रपोजल और ऑफर बोलूंगा, समझ में आएगा। एक चीज गारंटी है, जो पहले का क्लास किया है उन्हें भी समझ में आएगा, जो पहले का क्लास नहीं किया है उन्हें भी समझ में। जो किया है उसको तो समझ में आ ही जाएगा सर, बट जो पहले का क्लास नहीं किया है उनको भी समझ में आ जाएगा, गारंटी है। गारंटी है, तो ध्यान से समझो कि सर ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है। जैसे मैं भी आपको G20 का ऑफर का बात कर रहा था, क्योंकि G20 का मतलब G20 टूरिज्म का मीटिंग इंडिया में हो रहा है, वो भी हमारे जन्नत कश्मीर में हो रहा है ना, श्रीनगर में हो रहा है। तो भारत ने न्योता भेजा था लेकिन चाइना, सऊदी अरब, ये लोग तिल मिलाया गया। पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, ठीक है, ये लोग तिल मिलाया गया, बोले नहीं आएंगे, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। अरे भाई कहाँ का डिस्प्यूट। हाँ, भारत का लोग होना जागना चाहिए सर, जानना चाहिए देश के बारे में, तब ना ये लोगों का बोलती बंद हो जाएगा। ठीक है, इन लोग ना बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। जो भी हो, चलो सर, प्रपोजल और ऑफर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो प्रपोजल और ऑफर क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर बोला है सर, प्रपोजल और ऑफर। अब ऑफर और प्रपोजल का बेसिक आइडिया मैं पहले भी दिया था, पहले भी बोला था सर, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल्स में बोलूँ। तो बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, अब देखो सर बहुत कहानी कहानी बोलता हूँ, लेकिन अब रियलिटी में आना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कहानी नहीं सर, ये सब हार्डकोर रियलिटी का फेस करना है। आपको पूछेगा भाई डिफाइन ऑफर, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कुछ होगा, बट पहले डायरेक्ट चीजों को समझ लो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऑफर क्या है, आपको सिंपल लिखना है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, ऐसे लिखना है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो नॉर्मली हमेशा नहीं पूछते, बट कभी कभी जरूर पूछ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सर सेक्शन अगर नहीं लिखे तो फिर लॉ बुरा मान जाएगा, लॉ को अच्छा नहीं लगता सर अगर आप बिना सेक्शन का लॉ एग्जाम में लिख के आओ। सर क्यों लॉ को इतना बुरा क्यों लगता है, सर लॉ कहते हैं कि भाई सेक्शन से ही हमारा पहचान है, बात को समझे, सेक्शन से ही हमारा पहचान है। और आप अगर सेक्शंस को ही मेंशन नहीं करोगे तो बुरा तो लगेगा ना उसको। लॉ का पहचान ही होता है सेक्शन, माने किस सेक्शंस में किस सब सेक्शंस में क्या लिखा है। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है टू, टू माने सेक्शन, सबसेक्शन माने ए। अगर और एक ब्रैकेट होता तो उसको बोल देते क्लॉज, और एक ब्रैकेट होता तो बोल देते सब क्लॉज, ऐसे होता है सर बेसिकली, और कुछ नहीं। हर चीज को नोट डाउन करने का तरीका, जैसे हम लोग दाग नंबर देते हैं ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, वैसा ही लॉ को लिखने का तरीका होता है, सेक्शन सबसेक्शन वाइज। ठीक है, चाहे दुनिया का कोई भी लॉ पढ़ लो, इसी तरह से सेक्शन सबसेक्शन वे में लिखा रहता है, जस्ट अ नंबरिंग प्रोसेस। बट सर क्योंकि हर चीज में थोड़ा थोड़ा भाग में हजारों चीजें होते हैं, तो आपको ना सेक्शन पता करना चाहिए, तभी जाके आप रियल लाइफ में जब केस लड़ोगे ना, तभी मूवी में एटलीस्ट देख लेना। अगर हर किसी को रियल लाइफ सिनारियो अभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, देखना टीवी में जब कोई पर्टिकुलर मूवीज होता है या फिर कोई वेब सीरीज चलता है, आप देखना अगर कोई कोर्ट में अगर किसी केस का लड़ाई चल रहा है, आप ऑब्जर्व करना, तो केस को मेंशन करते हुए सेक्शन का बात करते हैं कि यस माय लॉर्ड, इस सेक्शन में ऐसा बोला है तो हमें इस सेक्शन के तहत इनको ये सजा सुनाया जा सकता है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं, धारा 306 के तहत, हाँ धारा 420 के तहत, ऐसे इस तरह से आप लोग सुनोगे। तो धारा माने सेक्शन, धारा माने हिंदी में जिसको हम लोग, हिंदी बंगाली में जिसको हम लोग धारा बोलते हैं, धारा माने सेक्शन। ठीक है, ये सब मूवीज में सुनाते हैं सर। सर मूवीज भी ना कभी कभी बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। So according to section 2 subsection A of the Indian Contract Act, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. सर ये क्या बात है,
सर ये चीज मैंने लास्ट दिन भी हल्का सा बोला था, मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ। यस, मैं बोला था लास्ट क्लास में, बट फिर से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज डिटेल्स में जाएंगे। सर बात को फिर से सुनो। When one person signifies to another his willingness, माने अपना इच्छा बताते हैं, to do or to abstain from doing anything, किसी को कुछ करने के लिए बोलना या फिर कुछ करने से रोकना। ध्यान से बात को समझना। किसी को कुछ करने के लिए बोलना मतलब हाँ तुम करो, उसको पूछना कि क्या तुम करोगे, मेरा इच्छा है, ऑफर करो। ऑफर क्या होता है? जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में ऑफर नहीं करते दोस्तों को, कह रहे आज जाएगा पार्टी में चलेगा, आज डिनर पार्टी, लेट नाइट पार्टी, तो अच्छा बात नहीं है, पर फिर भी आजकल बड़ा चल है सर। या फिर कोई किसी को पूछ लेते हैं कि क्या क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे या फिर गर्लफ्रेंड बनोगे, बहुत सारा ऑफर करते हैं। हाँ सर, बात समझना है सर। So when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, ये दूसरा बात है सर। कुछ करने से मना करना भी ऑफर हो सकता है। With a view to obtaining the assent of that other, माने एक बंदा अगर ए बी को कुछ बोल रहा है, या तो हाँ सुनने के लिए या फिर उसको कुछ करने से मना करने के लिए। इसका एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट क्लास में। With a view to obtaining the assent of that other, assent माने उससे अपना ओपिनियन सुनना है कि भाई वो क्या हाँ बोलेगा। जैसे क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, तो उल्टा साइड से हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तो ऐसे हो रहा है ना। एसेंट, वो अपना एसेंट दे रहा है ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस ही इज सेड टू मेक, वो प्रपोजल दे रहा है। यहाँ पर साथ में और भी कुछ बातें करते हैं सर। एसेंशियल्स ऑफ ए प्रपोजल्स, एक प्रपोजल्स का एसेंशियल्स क्या होता है। मजा का बात सर कि प्रपोजल्स और ऑफर इंटरचेंजेबली यूज होता है। यानी हम लोग लॉ में ऑफर और प्रपोजल को इंटरचेंजेबली माने एक की जगह दूसरा को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बात कहते हैं सर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो बंदा प्रपोजल दे रहा है और ऑफर कर रहा है उसे कहते हैं प्रॉमिसर और ऑफरर। ध्यान से सुनना। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जैसे वही क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे। हाँ, क्या क्या सब पार्टी होता है ना सर, मुझे उतना नॉलेज नहीं है सर पार्टी का। हाँ, पार्टी मैंने पॉलिटिकल पार्टी समझता हूँ, बट ये जो मस्ती पार्टी चलता है वो भी तो जाने के लिए लोग दूसरे को ऑफर करते हैं ना, आज जाएगा रे चलना पार्टी है। तो पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। द पर्सन टू whom the offer is made is called the offeree, जिसको ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी। and the person accepting the offer is called the promisee or acceptor। ऐसे हजारों नाम से, हजारों नहीं, दो तीन अलग अलग नाम से उनको बोला जाता है। तो सिंपल इतना याद रखना, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल दे रहा है, और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। याद रखेंगे सर, जरूरी है। द पर्सन टू whom the offer is made is called the offeree, जिसको ऑफर दिया जा रहा है ऑफरी है। जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो प्रॉमिसी है, या फिर उसको हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, या फिर हम उसको एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, है ना। मैंने जिसने पार्टी में जाने के लिए हाँ भर दिया या तुम्हारे दोस्त बन गए। हाँ, वैसे गाना है ना, क्या बन जा तू मेरी रानी। अब मैं गाना नहीं गा रहा सर, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या महल बनाऊंगा ऐसा ऐसा, तो ऑफर दे रहे हैं सर, समझ रहे हैं सर बात को, ठीक है। महल बना के देंगे, ऑफर दे रहा है, रानी बन जाओ, तो इट्स लाइक दैट। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हाँ बोल दिया तो एक्सेप्टर, मतलब बेसिकली वो क्या बन गया सर, अगर रानी ने हाँ बोल दिया तो प्रॉमिस कर लिया, तो उसको वो क्या हो जाएगा, प्रॉमिसी। और जो बोल रहा है बन जा तू मेरी रानी, मैंने जो प्रॉमिसर, ठीक है, ऑफर, ऑफर दे रहा है। सर मैं गाना गाने का मेरा कोई इच्छा नहीं है, गाना सुनने के लिए अरिजीत सिंह है ना, सुनो ना, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, मेरे को रैंडमली याद आता है तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, दूसरे किसी पर्पस में नहीं। ओके, आगे देखो सर। सर आप लोग समझ पा रहे हो? हेलो, बहुत देर से पूछा नहीं, बोलो सर बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। सर गाना गाओगे तो अच्छा तो समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन जब मैं गाना छोड़ के दूसरा बात करूंगा तब बोलोगे सर क्या बोरिंग सा चल रहा है। तो क्या बोलते हैं सर, हम लोग बॉलीवुड गाने के ऊपर ही बात करें सर। हाँ, बॉलीवुड गाना, भंगड़ा नाच, यही सब में बात करें तो मजा आ जाए। हाँ, चलो ठीक है, जरूरत पड़ने से कर लेंगे सर, लेकिन पढ़ाई से कनेक्ट होके, ठीक है, पढ़ाई से कनेक्ट होके जितना हो सकता है मैं बोलूंगा,
लेकिन पढ़ाई के बाहर जाके नहीं कर सकते। अच्छा देखो, अच्छा तो पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। अच्छा, फॉर ए वैलिड ऑफर, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इट्स विलिंगनेस। क्या कहते हैं सर? ऑफर को वैलिड होने के लिए, ध्यान से सुनना, पॉइंट टू, फॉर ए वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग, माने पार्टी माने हमेशा दो पार्टी होते हैं। जैसे मैंने दो पार्टी माने, अगेन सर इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, मैंने दो साइड होता है, ठीक है। एक साइड जो ऑफर कर रहा है, से फॉर एग्जांपल एक तरफ है ए, दूसरी तरफ है बी, ठीक है। एक तरफ है ए, दूसरी तरफ है बी, ठीक है, ये दोनों पार्टी हो गया। फॉर ए वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस इट्स विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब इसमें भी मैंने लास्ट दिन बताया, मैंने जो एक दूसरे को ऑफर दे रहा है, या तो कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। ये सर ना करने का भी ऑफर होता है, जैसे यहाँ पर दोनों ऑफर बोला सर। फॉर ए वैलिड ऑफर, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए कुछ करने का ऑफर भी हो सकता है, कुछ ना करने का भी ऑफर हो सकता है। ए विलिंग टू सेल इज गुड एट सर्टेन प्राइस टू बी, ये अपना प्रोडक्ट बी को बेचना चाहता है एक सर्टेन दाम पे, कि भाई मेरे पास एक कार है, क्या तुम मेरा कार 2 लाख में लोगे? ठीक है, सिंपल। मेरे पास एक कार है, कार, ठीक है, गाड़ी, ठीक है, 4 चक्का, मैं कार 2 लाख में तुमको बेचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेल माई कार इन 2 लाख टू यू, ठीक है। तो मैं अपना कार तुमको 2 लाख में सेल करना चाहता हूँ। तो विलिंग टू सेल इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, सर्टेन मैंने निश्चित, 2 लाख दाम दे दिया ना, सर्टेन। ये सब बात भी पहले हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं हो सकता। ये सब मैं पहले के क्लास में बोला। मतलब अगर किसी के मन में अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि सर यहाँ सर्टेन क्यों बोला, अगर अनसर्टेन होता तो क्या होता, सर दिमाग ना चलाइए। अपना दिमाग चलाने से पहले प्लीज पिछले का 2-3 क्लास एक बार सुन लो। मतलब दिमाग दिमाग चला के बेकार दिमाग खराब क्यों करोगे? उससे अच्छा है थोड़ा सुन लो और फिर उसके बाद दिमाग चलाइए, तो फिर सुविधा होगा। दिमाग चलाने मना नहीं करता, बट सुन के दिमाग चलाओ, अच्छा होता है। तो ए विलिंग टू सेल इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, ये हो गया एक सिंपल सिंपल वैलिड ऑफर, सिंपल वैलिड ऑफर। कार की जगह कोई भी लीगल चीज ऑफर कर सकते हैं, इलीगल चीज ऑफर नहीं कर सकते। इलीगल चीज ऑफर नहीं कर सकते तो ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। मैंने अगर कार की जगह मैं बोल देता कि भाई मैं अपना कार देता हूँ, तू मेरे को 2 लाख नहीं ड्रग्स बेच दो, कार के बदले ड्रग्स, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कार ठीक है, पर ड्रग्स गलत है। ड्रग्स एक इलीगल प्रोडक्ट है ना। ओपियम नहीं चलेगा, ओपियम माने अफीम, या फिर एनीथिंग जो गवर्नमेंट मना करता है, कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें गवर्नमेंट का बैन लगा हुआ है। ऐसे ये सब तो नशा का चीजें हैं, और वो भी खतरनाक नशा। नॉर्मल सिगरेट वगैरह चलो फिर भी, ये सब भी बैन कर देना चाहिए, सिगरेट, गुटखा, पान पराग। बट सर भारत अभी ना बन रहा है ना, बहुत पैसा मिलता है सिगरेट से, पान पराग से, गुटखा से, ठीक है, नशा का चीज है, दारू से, सब बैन कर देना चाहिए। सर क्या बोलते हो, इसी से तो देश चलता है। हाँ सर वही तो दिक्कत है, देश के पास पैसा नहीं है, लोग सिगरेट पीता है, पान पराग पी खाता है, गुटखा खाता है, सरकार को बहुत टैक्स मिलता है। चलो सर अभी टैक्स के बारे में बात नहीं है, लेकिन ड्रग्स तो बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है। तो कार के बदले ड्रग्स, ये सब एकदम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा देखो, ये सब भी पहले बोल दिया। ए विलिंग टू सेल इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, एकदम सिंपल वैलिड ऑफर। A is willing not to dance in a competition. A is willing not to dance in a competition if B pays him certain sum of money. अगर तुम मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं कंपटीशन में नाचूंगा नहीं, ताकि हो सकता है, अरे जो ये है ना सर, वो अच्छा डांस करते हैं, अगर वो डांस नहीं करेंगे तो कोई दूसरा जीत जाएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, चलेगा सर, ऐसा चलता है, ठीक है। तो ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन एन कॉम्पिटिशन, अगर बी उनको एक पैसा सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देते हैं तो वो डांस नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी को कुछ नॉट टू डू समथिंग हो गया ना। हेलो, ऑफर में प्रॉब्लम नहीं है सर। अब कोई बोलेगा क्या सर, किसी को ऐसे थोड़ी ना रोक सकते हैं, एक बेसिक एटिकेट्स नहीं है, किसी को कंपटीशन में भाग लेने से आप मना करते हो। सर इसमें लॉ, इस मैटर में, मतलब इस तरह के मैटर में लॉ ज्यादा कुछ नहीं बोलता। लॉ बोलते ही ऑफर वैलिड है, अगर कोई पैसा लेके मान लेता है, छोटा छोटा बातें, इसमें लॉ ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। लोग लॉ बोलते हैं ठीक है भाई, आपस का मामला है, देख ले। तो किसी को कुछ ना करने के लिए भी आप ऑफर कर सकते हो। जैसे मानो रास्ते में, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल दिया था, किसी ने किसी का गाड़ी को रास्ते में ठोक दिया। ध्यान से सुनना बात, मानो आप रास्ते से जा रहे थे, ए रास्ते से जा रहा था अपने स्कूटर से,
और बी रास्ते से चल के आ रहा था, ये बी को ठोक दिया, ठीक है। अब ये जब बी को ठोक दिया, अब बी को क्या करना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए कि भाई देखो मेरे को ठोक दिया, है ना। अब ये बी को बोलता है भाई कोर्ट वगैरह में मत जाना, पुलिस स्टेशन मत जाना, मना कर रहा है, कोर्ट मत जाना, पुलिस स्टेशन मत जाना, मेरे अगेंस्ट में किसी भी तरह का एफआईआर दर्ज मत करना, बदले में ले ले जितना चाहिए। और अगर बी मान जाता है इट्स ओके, नो इशू, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट पुलिस तो वही बोलेगा। हेलो, हाँ सर, ये बी को धक्का देता है स्कूटर से, ठीक है, बी को चोट पहुंचता है, फिर ये बी को बोलते हैं कि भाई कहीं मत जाना, कोर्ट में भी मत जाना, पुलिस स्टेशन में भी मत जाना, जो है सेटल यहीं पर सेटल कर लेते हैं। तो आप किसी को कोर्ट जाने से मना कर रहे हो, और अगर ए राजी हो जाता है, बी का ऑफर ए ले लेता है, 20 लाख ले लिया मान, चलेगा, वैलिड ऑफर, नॉट टू डू समथिंग। ए बी ए को बोल रहा है कि भाई कोर्ट मत जाना, बदले में 20 लाख रख लेना, चलेगा, नो इश्यू विद दैट, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट भी तो इसी तरह का मॉनेटरी डैमेजेस वगैरह ही क्लेम करने के लिए बोलेगा। हाँ, हो सकता है सजा भी दे सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन दी केस टू केस, हर केस में तो सजा नहीं होता। एक्सीडेंट वगैरह करके, क्या एक्सीडेंट है, क्या सिचुएशन है, किसका डेथ तो नहीं हो गया, वगैरह वगैरह सिचुएशंस के ऊपर होता है, वो सब बात में नहीं जाएंगे सर। बट मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ सर, किसी को कुछ करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है, कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है, नॉट टू डू समथिंग। ये थोड़ा हटके पॉइंट है, ये थोड़ा हटके पॉइंट है। टू डू समथिंग तो समझ में आता है, नॉट टू डू समथिंग थोड़ा सा वो नॉर्मल दिमाग में समझ में नहीं आता, थोड़ा मिनटोज दिमाग में समझ में आ जाता है ना, मिनटोज दिमाग में समझ में आ जाता है। Willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. Willingness must be expressed with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made. सर इसका मतलब क्या है? सर बहुत सिंपल एग्जांपल था, where A tells B that he desired to marry by the end of 2019. A B को कह रहा है, देखो सर मैं आपको शादी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एग्जांपल देता हूँ तो आप लोग शायद सोचते होंगे देखो सर तो कोई काम धंधा है नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एग्जांपल देते हैं। अरे सर इंस्टीट्यूट मैट पे बताते हैं, स्टडी नोट पे बताते हैं इस तरह का शादी ब्याह का एग्जांपल फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग। बिजनेस लॉ है पर फिर भी फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये सब एग्जांपल यूज किया जाता है। सर एग्जाम में हम भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। सर वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्ड टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019, ए बी को कह रहा है कि मैं तुमको 2019 के एंड में शादी करूंगा। सर 2019 तो खत्म हो गया, अब भी 2019 में पढ़ो। सर 2023 का एंड ले लो, क्या दिक्कत है। ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्ड टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2020। सवाल ये उठता है क्या ये प्रॉपर ऑफर है? हेलो सर, ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्ड टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2023, क्या ये प्रॉपर ऑफर बनेगा? नहीं सर। क्यों नहीं बनेगा बोलो? तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया है किसको मैरी करेगा। हाँ वेरी गुड सर, उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया, उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई क्या तुम भी मुझे शादी करोगे, मतलब उसने अपना बता दिया। अगला का भी सुनो भाई, हाँ, ए ने बी को बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें शादी करूंगा, तुम बी का भी कुछ सुनो, तो ये प्रॉपर ऑफर का सवाल नहीं हुआ। इसलिए क्या बोलते हैं सर, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent of the other. जैसे in the above example, if further adds, A को ऐड करना चाहिए था, will you marry me? तब जाके एक ऑफर बनता, तब जाके ऑफर बनता। ए ने बी को शादी करने का बात कह के अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ रहा था। अरे भाई नहीं, शेर समझो बाद में, पहले जिनको ऑफर कर रहे हो उनका भी मर्जी है कि नहीं वो भी जान लो, है ना। जैसे इस तरह का प्रॉब्लम सोसाइटी में थोड़ा दूसरे एंगल पे देखा जाता है। अभी भी हमारे इंडियन सोसाइटी में कल्चर होता है सर, और ये कल्चर भी खराब ही नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चे का शादी कहाँ करवाएंगे। आजकल कम हो गया है पहले से, बट अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी अभी भी हैं सर, पेरेंट्स खुद डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बच्चा का शादी वो किन के साथ करवाएंगे। स्पेशली अगर मैं गर्ल्स का बात करूं
मैंने लड़कियों का बात करूं, मैंने वुमेन्स का, शादी तो वुमेन्स होके होते हैं ना सर, गर्ल्स का थोड़ी शादी होता है। आजकल तो किसी को भी तुम वुमेन नहीं बोल सकते, नॉर्मली 18 हो गया मैंने वुमेन हो गया सर। चलो शादी का उम्र 18 नहीं है अभी, लड़का लड़की दोनों का शादी का एज 21 है, 21 प्लस में ही शादी कर सकते। तो 21 में तो वुमेन बन गए, लेकिन 21 के किसी को तुम वुमेन बोलो गुस्सा हो जाएगा। सबको गर्ल रहना है, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं सर, गर्ल रहना है गर्ल रहो। बॉयज को लड़का लोगों को मैन नहीं बोल सकते, बॉय बोलो अच्छा लगता है, छोटा है हमारा उम्र नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है। तो 21 प्लस, ठीक है, ये वुमेन का औरत मतलब एज हो गया तो शादी हो सकता है। लेकिन पेरेंट्स खुद ही डिसाइड कर लेगा क्या, पूछेगा नहीं लड़की को कि भाई क्या तुम इस शादी में राजी हो कि नहीं। कई कबार मैं देखता हूँ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है, मूवी में भी देखे होंगे आप लोग, बट मैं तो रियल लाइफ में भी देखता हूँ। अभी भी शादी तय हो गया, लड़की से पूछा तक नहीं कि भाई उसका शादी तय करने जा रहा है। तो थोड़ा ट्रेडिशनल सोच है बट बहुत दिखता है। पूछो तो कम से कम कि भाई बेटी तुम्हारा शादी देना है, लड़का देखने जा रहे हैं, लड़का देखा, देखो तुमको भी दिखा रहा हूँ, तुम्हें पसंद है तो बोलो, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। तब जाके ये अपना एक पापा अपने बेटी बेटी के लिए प्रॉपर ऑफर बना रहा है, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, सर ये सब सोसाइटी का मैटर है, बट समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा सोसाइटी के मैटर पे बात नहीं करता अभी। मैं जस्ट आपको इतना कहना चाहता हूँ, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड with a view to obtain the assent of the other party to whom the offer is made। आप जिसको ऑफर कर रहे हो उनका इच्छा है या नहीं है वो भी पूछ लिया करो, तब जाके वो ऑफर बनेगा। अपना इच्छा बताने से ऑफर नहीं होता है, समझ रहे सर, अपना इच्छा बताने से ऑफर नहीं होता है। जिससे ऑफर कर रहे हो उनसे भी पूछ लिया करो, तब जाके ऑफर परफेक्टली होता है। ये सब छोटा छोटा बातें हैं सर, पर वही छोटी छोटी बातें यही तो दिक्कत बढ़ा देते हैं सर। हाँ, छोटी सी बात, बहुत सारे लोग हम लोग बोलते हैं कि बात बहुत छोटा है, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो। छोटा सा बात देश को अलग कर दिया सर, भारत से टुकड़ा होके बांग्लादेश बन गया, भारत से टुकड़ा होके पाकिस्तान बन गया। हाँ, छोटी सी बात, बात छोटा नहीं होता है, मुश्किल तो वही है ना। हम लोग ना झगड़ा से डरते हैं, यही प्रॉब्लम है सोसाइटी में, लोगों को हर चीज में उनको डर लगता है। कुछ मत बोलो चुप रहो, अरे भाई कुछ ना बोलते बोलते देश टूट रहा है। अच्छा देश क्यों टूट रहा है, क्योंकि समाज अंदर से टूट जाता है। समाज क्यों टूटता है, क्योंकि फैमिली टूट जाता है। समझ रहे हैं सर, इसलिए हर चीज का ना प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। लॉ आपको ये एनालिसिस करने में हेल्प करता है, चाहे वो मतलब बिजनेस का मैटर हो, चाहे वो समाज का मैटर हो। बात को समझना चाहिए सर, ऐसा नहीं छोटा सा बात है। आगे देखो सर, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एक ऑफर पॉजिटिव भी होते हैं, एक ऑफर नेगेटिव भी होती है, मैं पहले ही बोल दी। ऑफर टू सेल इज स्टार्ट टू बी फॉर 3 lakhs इज एन एक्ट ऑफ डूइंग, सो इन दिस केस ही इज मेकिंग एन ऑफर टू बी, मैंने कुछ करने के लिए, भाई हाँ भाई मैं अपना कार बेच रहा हूँ 3 लाख में, तो एक पॉजिटिव ऑफर हो गया। नेगेटिव, ये आस्क बी आफ्टर आफ्टर इस, जो मैं एग्जांपल अभी दे दिया था आपको, ये आस्क बी आफ्टर इस कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट विद बी स्कूटर, फिर ए बी को कहता है नॉट टू गो टू कोर्ट, भाई कोर्ट में मत जाओ, and he will pay the repair charges to be for the damage to B scooter. It is an act of not doing और abstinence। इसको abstinence भी कहते हैं। abstinence माने कुछ करने से रोकना, ठीक है, abstinence, ठीक है, not doing। तो ऐसा सिचुएशन होते हैं ऑफर को वैलिड होने के लिए। तो ये 4 पॉइंट आपने देख लिया, और भी पॉइंट है आगे आगे बताता हूँ सर। ये 4 पॉइंट आपने देखा भाई। अब मैं आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ भी और चीजें बताऊंगा, जैसे कि मानो ऑफर का कुछ टाइप्स बताऊंगा, ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर। बात समझ रहे हैं सर। अब क्लासिफिकेशन में थोड़ा समय लूंगा, फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में बात करूंगा, ठीक है, फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में बात करूंगा, उसके बाद मैं एक्सेप्टेंस में बात करूंगा। तो इस तरह से ये टॉपिक आगे मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है। और फिर मैं इन्विटेशन टू ऑफर में पहुंच जाऊंगा। तो थोड़ा बने रहिए सर कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन एक ही चीज है जो मैं आप लोगों से मांगता हूँ, ठीक है।
एक ही चीज है जो हर क्लास में मैं आपसे आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि सर कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा अपना पेशेंस और मतलब इच्छा बना के रखो। आप लोग करते हो सर, आप लोग मेरा ऑफर को स्वीकारते हो, मतलब एक्सेप्ट करते हो, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा देखो, अच्छा तो काइंड्स ऑफ ऑफर, अब सवाल उठता है सर, तो ये जो 4 पॉइंट मैंने अब आपको बताया, ये 4 पॉइंट मेनली एसेंशियल्स ऑफ ए ऑफर है, ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ ए प्रपोजल्स और ऑफर, ठीक है। अब इसमें और भी बातें आगे होंगी, बट फिलहाल आपको मैं काइंड्स ऑफ ऑफर में लेके जा रहा हूँ। सर ऑफर का काइंड को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा हाउ मेट टू होम मेट। बहुत ही बेसिक बात है, पर फिर भी समझो। हाउ मेट एंड टू होम मेट। हाउ मेट में दो चीजें, एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर। टू होम मेड में भी दो चीज है, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। सर ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। कोई अगर सोचता है कि चलो इसको रट लेते हैं, अरे रटना समझते हो? रटना माने जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं मुखस्त करने, ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, मगअप कर लेना, ठीक है। मैंने बेसिकली रट लेना, रट सकते हो, बट समझ के रटोगे तो एग्जाम में याद रहेगा, और अगर बिना समझ के रटोगे तो चांसेस इज वेरी हाई और लो, डिपेंड करते हैं आपके जीबी के ऊपर। सबका मेमोरी का जीबी हाई फाई नहीं होता है सर, डिपेंड करता है किसका 256 है, हाँ किसी का 1 के क्या बोलते हैं सर 512 भी हो सकता है, क्या क्या केबी जीबी होता है ना सर, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द जीबी साइज मेमोरी में रहे कि ना रहे, निकल जाए, इसलिए अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली मेमोरी को कहते हैं जब जरूरत पड़ता है कि भाई समझ के रखे थे, अब याद करके उसको सामने सामने लाओ, और फिर रैम को बोलते हैं अब इसको रीड करो, फिर रैम रोम को बोलता है कि अब इसको रीड ऑनली मेमोरी करो। फिर इस तरह से आप एग्जाम में अच्छा लिख के आ सकते हो। अपनी मेमोरी को यूज करना तो है, पर अंडरस्टैंडिंग के साथ। अच्छा देखो सर, ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग और ओपन का और कंटिन्यूइंग ऑफर। सर दीज आर ऑल रियल लाइफ थिंग, एक भी बातें हवा में नहीं है, सब रियलिटी है, हार्डकोर रियलिटी। समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट बिना समझोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा मैंने याद करने में बोरिंग सा फील आएगा। जनरल ऑफर बैठे बैठे रटते रहो, जनरल ऑफर किसको बोलते हैं, जनरल ऑफर किसको बोलते हैं, नॉर्मली जैसे होता है ना बोरिंग टाइप एजुकेशन, क्या होते हैं हम लोग जब बचपन में टीचर अगर समझाते नहीं थे तो क्या करते थे, एग्जाम के लिए रट लेते थे। इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। अब बिना कुछ कुछ भी समझ के बिना ऐसे बार बार 4 बार 5 बार 10 बार रटो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखो जनरल ऑफर के ऊपर एक बहुत फेमस केस स्टडीज है, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, वेरी वेरी फेमस केस स्टडीज। मैं आपसे बात करूंगा 1893 का केस है। लास्ट ईयर जब ये चीज मैं समझा रहा था तब कोविड पीक में था। लास्ट ईयर जब मैं समझा रहा था तब कोविड पीक में था, मैंने एकदम हाईएस्ट पॉइंट में था, सॉरी पीक का स्पेलिंग मिले थे। तो मैं कहना ये चाह रहा सर, सर कोविड के साथ इसका क्या कनेक्शन है? सर एक्चुअली ये तो ये जो वायरस अभी आया है ना, मतलब आया था, आया है नहीं बोलना चाहिए, कोरोना 1893 में आया था। इन्फ्लुएंजा क्या आया था सर? इन्फ्लुएंजा नाम तो सुना है? आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं अभी भी, आजकल तो बोल दिया सब कोरोना है, बट कोरोना से पहले अगर आप डॉक्टर के पास फीवर लेके जाते थे, 99% केस में डॉक्टर आपको क्या कहता था, क्या फीवर हुआ है प्लीज टेल मी? वायरल फीवर ऐसा बोलते थे, और वायरल के साथ और भी चीजें बोलता था, इट्स अ सिंपल इन्फ्लुएंजा ऐसा बोलता था कि नहीं बोलता था? प्लीज जिनको एक्सपीरियंस है बता सकते हो। अरे हाँ या ना? इन्फ्लुएंजा का नाम सुने कि नहीं सुने आप लोग? हाँ सर। है ना? तो डॉक्टर ऐसे ही बताता था कि इसको इन्फ्लुएंजा हुआ है। आजकल तो इन्फ्लुएंजा बोलते हैं कम है, कुछ भी होता है बोलते हैं कोरोना टाइप का ही हुआ है, ठीक है, छोटा मोटा कोरोना है, नाम बदल गया। वही क्या होता है, फीवर होता है ना? आजकल इंसान का इम्यूनिटी भी कम हो गया है,
नॉर्मल लोगों का लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, इम्यूनिटी खराब हो चुका है, तो कोई भी वायरस अटैक कर देता है। पहले जमाने में थोड़ा सा शायद बेहतर थे हम। लेकिन सर ये केस क्या है और इसमें जनरल ऑफर का क्या केस, इसको समझने के लिए आपको मैं रियल फैक्ट एक बार दिखा देता हूँ। इसका एडवर्टाइजमेंट से वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, कार्लाइल वर्सेस, कौन है रे, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। इसका पेपर प्रिंटिंग भी अवेलेबल होता है सर, इट्स अ वेरी फेमस केस लॉ, हर लॉ स्टूडेंट्स जानते हैं इसके बारे में, हर लॉ स्टूडेंट इसके बारे में जानता है। ये देखो, बहुत सारा न्यूज कटिंग है ऑनलाइन में, मैं जस्ट एक रैंडम उठा रहा हूँ जिससे आपको बस दिखा सकूं कि जनरल ऑफर कैसे देखने में होता है और जब आया था तो उसमें क्या था। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ओल्ड, इट्स अ वेरी ओल्ड न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग, 1893 का आसपास का बात है। इसमें कार्बोलिक स्मोक बॉल बेसिकली एक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या फिर आप इसको बोल सकते हो फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, जैसे आज के डेट में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वैसा ही पुराने जमाने में, ये इंडिया का नहीं है सर, मोस्ट प्रॉब्लम इंग्लैंड का, ठीक है, इंग्लैंड का कंपनी। क्या लिखा है सर, 100 पाउंड यूके पाउंड रिवॉर्ड। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने बोला है कि अगर किसी को, इन्होंने एक्चुअली ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल, ठीक है, ये एक इन्फ्लुएंजा, एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन था, एंटी इन्फ्लुएंजा मेडिसिन। मतलब अगर कोई एंटी इन्फ्लुएंजा कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का एक कैसे विक्स, जैसे विक्स होता है ना, विक्स जानते हो सर, विक्स का एक स्टिक टाइप का नहीं होता सर, इनहेलर टाइप का, आप विक्स को लेके ऐसे सूंघते हो, है ना, तो वैसा ही एक विक्स इनहेलर टाइप का एक प्रोडक्ट इन्होंने, इन लोगों ने डेवलप किया। जो कोई भी उस पर्टिकुलर इनहेलर को बेसिकली यूज करेगा उसको वायरस नहीं आएगा, उसको वायरस नहीं आएगा। तो कंपनी का ये दावा था, कंपनी का ये प्रॉमिस था कि अगर कोई भी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, समझ रहे हो क्या लिखा है, विल पॉजिटिवली क्योर, क्या लिखता है, विल पॉजिटिवली क्योर। अगर किसी ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मेडिसिन यूज करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा को अटैक करता है, अगर उनको उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा अटैक करता है, तो कंपनी उसको 1000 पाउंड पे करेगा। समझ में आ रहा है सर? तो कंपनी उनको 1000 पाउंड का अवार्ड देगा। हेलो, बात समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल समझ में, मतलब ये केस समझ में आया, ये रियल में हुआ था, ये कहानी नहीं है, ये रियल में हुआ था। तो सर इसके साथ जनरल ऑफर का क्या है? सर ये ऑफर जनरल नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि कंपनी जब ये ऑफर दे रहा है तो कंपनी बेसिकली यही कह रहा है कि अगर किसी को भी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मेडिसिन यूज करने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी उनको उसका क्षतिपूर्ति करेगा, कंपेंसेट करेगा। 1000 पाउंड, 1000 यूके पाउंड का आज का वैल्यू कितना है? उस टाइम पे वैल्यू, आज का यूके पाउंड कितना है सर इंडियन मनी के हिसाब से? तो अगर मैं लिखता हूँ 1000 यूके पाउंड, अब देख सकते हो करीब 1 लाख इंडियन रुपीस के आसपास, 1 लाख समथिंग। उस जमाने में जो वैल्यूएशन था उस हिसाब से मिला था, कुछ कम नहीं था। तो आप इजीली समझ सकते हो कि ये जनरल ऑफर था। अब इसमें कार्लाइल का क्या रोल प्ले है, मिस कार्लाइल का क्या कॉन्सेप्ट है? सर मिस कार्लाइल बेसिकली इस लेडी जो थे, उन्होंने इसको यूज करने के बाद भी उनको हुआ था, तो कंपनी ने उनको ये मतलब कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। इसमें यही केस बताया सर, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर दैट रिवॉर्ड ऑफ $100 या 1000 पाउंड जो भी हो would be given to any person who contracted influenza after using the smoke ball produced by the Carbolic Smoke Ball Company according to printed directions. One lady, Mrs. Carlyle, used the smoke balls as per the directions of company and even then suffered from influenza. Held she should recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the
ऑफर। कंपनी की तरफ से जनरल ऑफर था, कंपनी का ये प्रोडक्ट जो कोई भी यूज करेगा ऑफर उनके लिए वैलिड हो जाएगा। तो बेसिकली कंपनी का ऑफर कार्लाइल ने यूज करके एक्सेप्ट कर दिया और उसके बाद उनको इन्फ्लुएंस या फिर भी हो गया और कंपनी के पास जाके उन्होंने डैमेज क्लेम कर लिया। केस क्लियर है? दिस इज द जनरल ऑफर। ऐसा आज भी हो सकता है। जनरल ऑफर में अगर कभी भी कोई कंपनी किसी भी तरह का दावा करता है और अगर बाद में फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जाके क्लेम कर सकते हो। आपको पता है इसी चक्कर में, जैसे एक चीज बताते हैं, फेयर एंड लवली। आजकल फेयर एंड लवली में ये नहीं बताते सर, फेयर एंड लवली के एडवर्टाइजमेंट में आजकल ये नहीं बताते कि फेयर एंड लवली लगाने से आप सच में गोरा बनोगे। हेलो, आजकल फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट देता है क्या? हाँ सर, मैं तो नहीं देखता। देख सकते हो आप, ऑफेंसिव एंड डिरोगेटरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स सोसाइटी को लूट चुका है, खत्म कर दिया है। मुझे एक चीज बताओ, जो काला है वो गोरा कैसे बन सकता है? हाँ, जिसका कलर ब्लैक है वो उसके स्किन में जो बेसिकली एक तरह का, उसको बंगाली में बोलते हैं रॉन्जो, मैंने इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने इसका एक नाम है इस रॉन्जो का। किसके कारण ब्लैक होते हैं इंसान? स्किन में कुछ चमड़ी में ना एक चीज मेलानिन बोलते हैं उसको। चमड़ी में मेलानिन होने से आपका कलर ब्लैक होगा, चमड़ी में मेलानिन नहीं होने से या कम होने से आपका कलर गोरा होगा। आप मुझे बताओ एक कंपनी कैसे ये बोल सकता है कि आप फेयर एंड लवली यूज करके गोरा हो सकते हो? कैसे? हाउ कैन इट पॉसिबल सर? कैसे संभव है? तो फेयर एंड लवली जैसे कंपनी ने ऐसे बहुत खराब किया सोसाइटी के साथ, बहुत सारे लड़कियों के साथ, मैंने सीरियसली लोगों के मतलब अफ्रीका में भी, अफ्रीका के लोग तो और काले होते हैं, हम लोग तो फिर भी काला नहीं होते, ब्राउन होते हैं। तो बेसिकली किसी के कलर के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई? सोसाइटी को क्यों इतना बांटते हैं हम लोग? कलर हमारा है, जैसा है वैसे हैं हम ऐसे भी उसमें भी हमारा ब्यूटीनेस है सर, उसमें भी हम लोग खूबसूरत है। दुनिया में हम लोग बहुत सारा खूबसूरती का अवार्ड भी लेते हैं और दुनिया जानते हैं कि इंडियंस क्यों, हर कोई खूबसूरत, अफ्रीकन भी खूबसूरत है, वेस्ट इंडियंस भी खूबसूरत है, केनियन भी खूबसूरत है, सब अपने अपने हिसाब से खूबसूरत है। यूरोपियंस और अमेरिकन के पास क्या सर्टिफिकेट है कि वो दुनिया को बोलेगा कौन? मतलब आप समझ रहे हो सर, ये सब डिरोगेटरी प्रॉब्लम है। जो भी हो, कंपनी ने इस तरह का ऑफर दिया था कि अगर फेयर एंड लवली लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कंपनी का ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को भी बंद कर दिया। इसके ऊपर काफी केस हुआ है, मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप इतना समझ लो कि अगर कोई कंपनी ये क्लेम करता है तो कंपनी को वो डैमेज क्लेम देना पड़ेगा। दिस इज अ जनरल ऑफर, क्योंकि ये ऑफर सबके लिए थी, ऑफर सबके लिए। मैंने फेयर एंड लवली यूज करके अगर किसी ने, कोई किसी का चमड़ी का कलर अगर काला है, वो जाके बोला कि मैं तो काला हूँ, मैं फेयर एंड लवली यूज किया फिर भी मैं गोरा नहीं बन पाया, तो क्या कंपनी बोलेगा कि तुम अगर गोरा नहीं बनोगे तो मैं तुमको पेमेंट करूंगा? कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। जो भी हो, और अगर जो भी हल्का फुल्का गोरा दिखता है ना फेयर एंड लवली लगाने के बाद, उसके अंदर जो केमिकल होता है ना सर, वो केमिकल बहुत खतरनाक है, वो स्किन कैंसर कराता है, स्किन कैंसर कराता है, कुछ देर के लिए पूरा गोरा बना देता है ना सर, एकदम सादा सादा। कहाँ कहाँ फेयर एंड लवली लगाएंगे हम लोग? मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं भी बचपन में कभी भी ट्राई करता था सीरियसली, बाद में फेयर एंड हैंडसम आया। जो भी हो, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। जनरल ऑफर, कोई डाउट है सर जनरल ऑफर में? बोलो। सीधे बोझे যাচ্ছে সবাইকে। है सर। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। गाना याद आ गया फिर से। सर आप एक काम करो, आप ना बॉलीवुड में चले जाओ, वहां पर जाके सिनेमा में काम करो, सर कोई नहीं लेगा। देखो इतना टैलेंट नहीं है। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर याद रखना सर, केस स्टडीज कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, गप्पे करते करते बोल देते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछते हैं जनरल ऑफर क्या है या जनरल ऑफर रिलेटेड कोई सवाल करे, तो आपको ये कार्बोलिक और कार्लाइल का केस मेंशन करके एग्जाम का आंसर लिखना पड़ता है, जिनका सब्जेक्टिव होते हैं सर, जैसे कि सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर एज वेल एज सीए फाउंडेशंस। एग्जाम में सब्जेक्टिव आंसर होता है, तो सब्जेक्टिव आंसर को लिखने के टाइम पे आपको केस लॉ को मेंशन करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि नॉर्मली सीएस एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव आता है कॉन्ट्रैक्ट से, तो वहां पर आपको, या सीएमए फाउंडेशंस में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो वहां पर आपको केस का कॉन्सेप्ट याद रखना कि इस केस में ये हुआ था। केस लॉ देख के आपको सवाल कर सकता है कि भाई ये केस कौन सा चीज को बताते हैं। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बीच बीच में जो केस बना था वो कौन से ऑफर के लिए था, देन यू मस्ट नो जनरल ऑफर का केस था। तो आपका नॉलेज इतना गहरा होना चाहिए कि सवाल कुछ भी हो आप जवाब देने लायक बनो। आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि सवाल कुछ भी हो आप जवाब देने लायक बनो। सर स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर के बारे में बताओ। स्पेशल और स्पेसिफिक माने वो जनरल नहीं है। स्पेशल और स्पेसिफिक का मतलब होता है जनरल नहीं है, माने सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है उसके लिए। बात समझे सर? When the offer is made to a specific or an ascertained person, ascertain माने एकदम क्लियर कट निश्चित करके पूछा बोला गया है कि भाई ये ऑफर उनके लिए है, तो जिनके लिए ऑफर है ऑफर वही यूज करे, उसी का ऑफर है। When the offer is made to the specific or an ascertained person, it is known as specific offer. इसके ऊपर भी एक केस है, मैं आगे बताऊंगा आपको, कोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस। ये भी बहुत ही फेमस केस है, ये भी जानना चाहिए, आगे चर्चा करूंगा सर। The offer to sell is car to be at a certain cost. This is the specific offer. ये बी को ऑफर कर रहे हैं कि भाई मैं अपना गाड़ी तुमको सर्टेन दाम में बेचना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल स्पेसिफिक ऑफर। बट स्पेसिफिक एंड स्पेशल ऑफर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ठीक जैसे कार्लाइल और कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस प्रॉब्लम में क्रिएट हुआ ना सर। कंपनी ने तो एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया, उनको लगा कि सच में वो एकदम होगा, और कार्लाइल का सच में इन्फ्लुएंजा हो गया, फिर कंपनी को मुआवजा भरना पड़ा, यानी कॉम्पेंसेशन भरना पड़ा। और स्पेशल और स्पेसिफिक में भी एक बहुत बड़ा केस बना है। केस क्या सिखाता है, एक बड़ा सवाल सर, कोई पर्टिकुलर लैंडमार्क केस, ठीक है, क्या सिखाता है सर? फ्यूचर में सिमिलर प्रॉब्लम को हैंडल करने का इजीनेस आ जाता है। तो कोई भी बड़ा केस जब भी किसी कोर्ट में होता है, चाहे वो इंडियन कोर्ट में हो या फॉरेन कोर्ट में हो, ऐसे हमारे देश में जो लॉ है ये बहुत ज्यादा ब्रिटिश से लिया गया है, बिकॉज इंडिया में आप लोगों को पता है हम लोगों का खुद का आइडेंटिटी नहीं था सर। अप टू 1947 इंडिया बोल के, मतलब लास्ट 200 साल 1947 एंड प्रीवियस 200 इयर्स, ये बीच का टाइम पीरियड सर, हम लोगों का खुद का आइडेंटिटी नहीं था। हम कौन है हमको नहीं पता, हमको इतना पता था हमें कुछ नहीं पता, हम ब्रिटिश इंडियन थे, ब्रिटिश का कॉलोनी थे। इंडियन या भारतीय का कोई आइडेंटिटी दुनिया भर में नहीं था। तो प्रॉब्लम ये रहा सर, आज भी आइडेंटिटी क्रिएट करने में समय लग रहा है। कभी भी हम लोग लॉ को पढ़ते हुए फॉरेन लॉ को पढ़ते हैं, बिकॉज लॉ को इसी तरह से लिखा गया था। इतना समय से जो चले आ रहे हैं उसको अचानक से चेंज करने के लायक कोई नॉलेजेबल पर्सन भी प्रॉपरली नहीं था जो भारतीय को भारतीय की तरह पढ़ाए। प्रॉब्लम तो वही है ना सर, चाइनीज चाइनीज की तरह पढ़ते हैं, बट इंडियंस कभी यूरोपियन बन जाते हैं, कभी रशियन बन जाते हैं, कभी अमेरिकन बन जाते हैं। हम लोग कहाँ हैं सर? ये दिक्कत है भारत का, कभी समझने का कोशिश कीजिएगा। अपनापन जब तक इंसान के अंदर नहीं रहेगा, आप जो हो अगर वो आपके अंदर नहीं है, उसको अगर आप दुनिया भर में नहीं फैला सकते तो आप हमेशा कॉपी पेस्ट रह जाओगे। यही भारत का प्रॉब्लम है। इंडिया अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस में थोड़ा सा है सर, थोड़ा सा है। हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, अपना आइडेंटिटी वापस दुनिया भर में हम लोग उजागर कर रहे हैं, बट थोड़ा सबका साथ चाहिए। सबका साथ मैंने हर लोगों का साथ, कि हाँ हम लोग एज एन इंडियन दुनिया भर में अपने आप को डेवलप करेंगे, जो दुनिया को दिखा रहा है सर, लेकिन परसेंटेज बहुत लोग है, बहुत लोग। अभी भी हम लोग चमचागिरी छोड़ नहीं पाए हैं। ओके, बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस बताऊंगा आगे आगे, डोंट वरी। सर आप ये हर बात में इंडियन इंडियन काहे चिल्लाते हो सर? पता नहीं सर क्यों चिल्लाते हैं, हो सकता है आप लोग को अच्छा नहीं लगता हो, बट सर इंडियन तो है ना। क्रॉस ऑफर बता दो सर, क्रॉस ऑफर क्या है सर? क्रॉस ऑफर व्हेन टू पार्टीज exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offers, the offer are called cross offer. सर क्रॉस माने
सर जैसे रास्ते से आप भी जा रहे हो और एक तरफ से आप जा रहे हो, दूसरी तरफ से वो आ रहा है, वो माने आप समझ लो आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। सर कैसे? साइकिल पे, बाइक पे, कार पे, सर जैसे भी हो क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। एक तरफ से आप जा रहे हो, दूसरी तरफ से वो आ रहे हैं, तो क्रॉस हो गए ना, इसको क्रॉस ओवर बोलते हैं। सर माने, सर वेट 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 बताता हूँ सर। एक तरफ से मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से वो आ रहे हैं, हाँ सर, तो फिर इसमें क्रॉस कैसे हो गया? When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offers, the offers are called cross offers. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of the another's offers. सर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करो ना, चलो ना सर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, क्रॉस ऑफर को भी समझ जाएंगे। छोटी सी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है सर। A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakh. ये प्रपोजल दे रहा है बी को कि मैं अपना कार तुमको 2 लाख में बेचूंगा। एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए makes an offer to purchase the same car at 2 lakhs from A. It is not an acceptance as B was not aware of proposal made by A. It is only a cross offer or cross proposal. And when two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such a case. सर इसको इजीली समझाने का एक तरीका मेरे दिमाग में आया सर, ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मेरे दिमाग में और कोई इरादा नहीं होते। ए बी को पसंद करते हैं, ये सोच रहा है या ए बी को चिट्ठी भेज रहा है कि भाई मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, चिट्ठी जाई रे लेटर सेंड कर रहा है। हेलो, ए सेंड लेटर, ठीक है, ये लेटर सेंड कर रहा है किसको? बी को। बी कौन है? बी मानो गर्ल है, लड़की है। ए कौन है? मानो ये बॉयज है, बॉय है, ठीक है। लड़का लड़की को चिट्ठी भेज रहा है, क्या चिट्ठी भेज रहा है? कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, आगे बाद में सोचा जाएगा। तो बॉय ए बी को सेंड कर रहे लेटर की मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या आई लव यू भी बोल सकता है, मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन ये बात बी को पता नहीं है सर, चिट्ठी जा रही है, चिट्ठी जाई रे चिट्ठी जाई रे। अब बी इधर से ये बिना जाने ए के चिट्ठी के बारे में बी को कुछ नहीं पता। हेलो, ए के लेटर के बारे में बी को कुछ नहीं पता। अब बी भी इधर से ना प्रपोजल चिट्ठी भेज रहा है, चिट्ठी आई रे चिट्ठी आई। बी का चिट्ठी ए के पास आया, वही लव लेटर। ए ने अपना लव लेटर बी को दिया, बी ने अपना लव लेटर ए को दिया, पर एक्चुअल में पॉइंट इज दैट ये दोनों चिट्ठी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैंने ए जो बी को चिट्ठी भेज के ये अपना लव लेटर लव बताना चाहते हैं, इसके बारे में बी को समझ में नहीं था, और बी को भी पता नहीं कि ये इसको ऐसा भेज रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्रॉस ऑफर बोलेंगे। सर इसको एक्सेप्ट करना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज ये कोई ऑफर नहीं है, दिस इज अ क्रॉस ऑफर या क्रॉस प्रपोजल। इसलिए कहते हैं when two person make offer to each other it cannot be treated as mutual acceptance। इसका मतलब ये नहीं कि ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है। हेलो, ऑफर एक्सेप्ट होना जरूरी होता है लॉ में, कोई भी ऑफर एक्सेप्ट होना जरूरी होता है लॉ में। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन सर क्रॉस ऑफर को हम लोग एक्सेप्ट नहीं मान सकते। हेलो, क्रॉस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं मान सकते। ए का लव लेटर बी को दिया है, बी ने अपना लव लेटर ए को दिया है कि हाँ मैं तुम्हें, मतलब वो ऐसा बोल रहे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ए भी बोल रहे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट कोई ये नहीं बोल रहे कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मतलब ये बेसिकली हो गया सर कोइंसिडेंस। बंगाली में बोलते हैं ना काको तालियो, क्या बोलते हैं बंगाली में? काको तालियो, कोइंसिडेंस को बोलते हैं। हो गया, बाई चांस हो गया, बट इस बाई चांस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते, इसको बस क्रॉस ऑफर ही बोल सकते। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल थोड़ा इजी हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, इजी टू कनेक्ट, इसलिए बोल देता हूँ। हो सकता है ये परचेज वाला एग्जांपल बोलते तो 10 बार बोल के भी समझ में नहीं आता, बट आप समझ जाओगे सर। ए ने बी को बोला कि भाई मेरा गाड़ी में तुमको 2 लाख में दूंगा,
लेकिन बी को पता नहीं है, चिट्ठी जा ही रे, और बी भी इधर से लिख रहा है मैं तुम्हारा गाड़ी 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ। बी इधर से एक को चिट्ठी दे रहा है मैं तुम्हारा गाड़ी 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ, बट ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं है, दिस इज जस्ट एन क्रॉस ऑफर, दिस इज जस्ट अ क्रॉस ऑफर। ओके हेलो, बोलो सर बोलो। ओके तो ओके बोलो सर। यस सर। यस सर, ओके सर, यस सर। यस सर। सर काउंटर ऑफर सर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर। बार्गेन बाजार देखे हो कभी? कभी बाजार में जाके बार्गेन किया कभी? यस सर। क्या चीज बार्गेन करते हो? हाँ सर, क्या चीज बार्गेन करते हो? স্যার মাছ তারপরে আলু মাঝে মাঝে এরকম হয়। चलो, मार्च का बार्गेनिंग करते हो, आलू का बार्गेनिंग करते हो। मैं सबसे ज्यादा बार्गेन करता हूँ शॉपिंग मार्केट में, मतलब शॉपिंग मॉल में तो बार्गेन का जगह नहीं है सर, जहाँ पर बड़ा मार्केट होता है ना वहां पर, ठीक है। यहाँ बार्गेन मार्केट का कोई इमेज ऐसे मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट हमारे इंडिया में तो बार्गेन बड़ा चलता है सर, है ना। हमारे इंडिया में बार्गेन बड़ा चलता है। पेटीएम एक बार एक ऑनलाइन शॉप बनाया था, अभी आजकल वो चलता नहीं है, बार्गेन बाजार बोल के आप बार्गेन कर सकते हो, तो आपको एक ऑफर किया जाएगा, फिर आप उसको सपोर्टिंग में दूसरा ऑफर दे सकते हो, ठीक है। बार्गेन फिश मार्केट चलो देखते हैं, दिखाएगा नहीं, आई थिंक कोई इमेज नहीं आएगा, पर ठीक है आप समझ गए ना सर। बार्गेन मार्केट में क्या होता है, काउंटर ऑफर होता है, ठीक है। बार्गेन मार्केट में क्या होता है, काउंटर ऑफर होता है, यानी आपने एक दाम दिया, दुकानदार ने एक दाम बोला, ठीक है। तो जैसे मानो दुकानदार के पास जाए गए, जैसे मुझे नील ने बताया फिश का बार्गेनिंग करता हूँ, चलो बढ़िया, अच्छा नील का एग्जाम्पल दे। नील शॉप ओनर फिश मार्केट में गया, दुकानदार को जगह बोला दादा हिल्सा, अभी बारिश का टाइम आ रहा है सर, बंगालीज इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिल्सा, ठीक है। नॉर्मली सर, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बंगालीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिल्सा, इवन ब्रिटिश आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ हिल्सा। बांग्लादेश में हिल्सा हिल्सा का प्रोडक्शन बहुत होता है। हिल्सा इज टाइप ऑफ फिश जिसका एक हाइब्रिड कैरेक्टर है सर। ये समुद्र में जन्म मतलब बेसिकली समुद्र में रहते हैं, बट अपना बच्चा को जन्म देने के लिए नदी में आते हैं, ठीक है। बच्चा का जन्म देने के लिए नदी में आते हैं और उसी टाइम में पकड़ा जाता है और उसी टाइम पे ह्यूमन उसको कंज्यूम करते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा मिक्सड अप है, यानी इसके टेस्ट में हल्का सी और हल्का मतलब हल्का नमक और हल्का स्वीटनेस दोनों मिक्सड अप होता है। दैट्स वाई हिल्सा का बहुत हाई डिमांड होते हैं। इवन बांग्लादेश में जो पद्मा रिवर है ना, पद्मा नदी बोलते हैं सर, बांग्लादेश का जो पद्मा रिवर है या पद्मा रिवर, उसका हिल्सा इतना वर्ल्ड फेमस है कि हर साल बांग्लादेश सिर्फ हिल्सा का जो एक्सपोर्ट करके बहुत कमाता है। इंडिया में गंगा में होता है, ब्रह्मपुत्र में होता है, मैंने असम साइड में, और अपने बंगाल में और एक नदी है रूपनारायण बोल के कोलाघाट में, वहां पर भी हिल्सा मिलता है। सर ये सब कहानी हमें क्यों बता रहे? सर डजेंट मैटर, बट आपको इतना बता देता हूँ कि हिल्सा जब अभी आएगा ना तो बार्गेन चलेगा, ठीक है। नॉर्मली जब स्टार्टिंग में दाम चलता है 2000 टका केजी, ऐसा भी होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे 1500 टका केजी, फिर धीरे धीरे 700 800 ऐसा ही चलता है फिर, ठीक है। फिर फॉल बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हो जाए तो कभी 500 में मिल जाए ऐसा, ठीक है। बार्गेन होते होते दाम कम होता है। तो सर आप मछली खाते हो? सर नहीं, नॉर्मली नहीं खाते। अच्छा आगे देखो सर, तो काउंटर ऑफर क्या है, हम एक दाम बोलेंगे, दुकानदार ने दाम बोला 1500 टका केजी हिल्सा, ठीक है। हम बोलते नहीं नहीं 1200 टका देंगे। दुकानदार के ऊपर ठीक है। यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा आपको। सर मैं यहाँ पर हिल्सा एग्जाम्पल लिया जस्ट, ओके। हिल्सा को बंगाली में बोलते हैं इलिश, ओके, बंगाली में बोलते हैं इलिश माछ। सर जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जब दुकानदार ने आपको ऑफर किया 1500 केजी हिल्सा, तो ये दुकानदार का ऑफर, बट आपको पता है जब आपने 1200 टका केजी बोल दिया ना, तो दुकानदार का जो पुराना ऑफर है ना, ये ऑफर एक्चुअली इनवैलिड हो जाए, बिकॉज आप काउंटर कर, काउंटर ऑफर में मेन ऑफर ऑलवेज खत्म हो जाता है। मैंने आप दुकानदार ने 1500 बोला, आपने 1200 बोल के मेन ऑफर को ही खत्म कर दिया।
अब आपका ऑफर है दुकानदार 1200, अगर दुकानदार यस करेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर दुकानदार ने भी ना कर दिया, मतलब दुकानदार आपको बोलेगा नहीं नहीं 1400, अगेन आपका ऑफर कैंसिल। जैसे स्टार्टिंग में 1500 का ऑफर कैंसिल हो गया था, आपने 1200 बोला, फिर दुकानदार ने आपको 1400 बोला, तो ये 1200 का ऑफर भी कैंसिल। जब जब काउंटर होता है तब तक मेन ऑफर कैंसिल हो जाता है। जब जब काउंटर होता है तब तक मेन ऑफर कैंसिल हो जाता है। दुकानदार ने 1500 बोला, आपने 1200 बोला, ऑटोमेटिकली 1500 का ऑफर कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये होता है 1500 का चीज जब आपने 1200 बोल दिया, अब मानो दुकानदार आपको 1500 में पहले बोला था, फिर आपने 1200 बोल के कैंसिल कर दिया ना। अब मानो सेकंड टाइम आप थोड़ा मार्केट घूम के आए और फिर दुकानदार को बोलते हो कि दादा 1500 ही दे दो, फिर दुकानदार का अपना मर्जी है, वो आपको दे भी सकता है ना भी दे सकता है, बिकॉज ओल्ड ऑफर खत्म हो चुका है। बाद में दुकानदार आपको 1500 में ना भी दे सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। हेलो, कुछ बात समझ में आ रहा है सर? मैं क्यों हिंसा का एग्जाम्पल लिया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको किताबी एग्जाम्पल बोलता हूँ। देखो, when the offeree offers to qualified acceptance to the of the offer subject to modifications and variations of the terms of the original offer, he is said to have made a counter offer. The counter offer amounts to rejections of the original offer. Counter offer always main offer को original offer को reject कर देता है। It is also called as conditional acceptance. इसको conditional acceptance भी कहा जाता है। ये offer to sell his plot to B for ₹10 lakh. ये बी को ऑफर कर रहे कि मेरे पास कुछ प्लॉट है, जमीन है, मैं तुमको 10 लाख पे देना चाहता हूँ। बी एग्रीज टू बाई इट फॉर 8 लाख। बी बोला कि नहीं, हम 8 लाख दाम देंगे। इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। इसको काउंटर ऑफर कहते हैं। इट विल रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। इसका मतलब है ए ने जो 10 लाख का ऑफर दिया था वो कैंसिल हो गया, वो टर्मिनेट हो गया, वो नहीं है अभी। और इफ लेटर ऑन, बाद में, बी एग्रीज टू बाई द प्लॉट ऑफ ₹10 लाख, ए मे रिफ्यूज, ए उसको कैंसिल भी कर सकता है। सर ये तो खराब हो गया। सर ए ने तो पहले 10 लाख बोला था। हाँ, अच्छा, बी ने बाद पहले नहीं माना, पर बाद में तो माना सर। हाँ ठीक है, अब ये बाद में मुकार, मतलब ये बाद में क्या, मतलब बेसिकली रिफ्यूज कर दिया। जब मेन ऑफर चलता है ना, हेलो, जब मेन ऑफर चलता है तब उसी ऑफर में एक्सेप्टेंस होना पड़ता है। एक बार ऑफर को काउंटर कर दिया मैंने, मेन ऑफर खत्म। समझ रहे सर रियलिटी? समझ रहे रियलिटी? मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ किसी चीज के। एस्प्लैनेड धर्मतला हमारे कोलकाता में ना बड़ा फेमस मार्केटिंग एरिया है। आप लोग भी शायद दुर्गा पूजा के टाइम पे जरूर जाओ, देखो यहाँ फिर आगे आगे जाओगे तो जस्ट मैं, मेरा एक बैग मार्केट का एक्सपीरियंस, जब मैं छोटा था थोड़ा, मैंने कॉलेज लाइफ में था, उस टाइम पे मुझे याद है कि इसी तरह का बैग मार्केट है, बहुत सारा बैग वगैरह मिलता है धर्मतला में। तो ऐसे ही बैग मार्केट में जाके मैं बैग का बार्गेन कर रहा। तो आपको मैं बता दूं, ऐसे ही स्कूल बैग, कॉलेज बैग, दुकानदार को पूछा तो दाम मुझे बताया 1500 पीस, ठीक है। तो मैंने सोचा कि सच में बहुत हाई रेट है, बिकॉज बाहर से देखने में अच्छा होता है, अंदर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज ये सब उतना ब्रांडेड नहीं है। इट्स नॉट लाइक केचुआ, या मैंने केचुआ जानते हो सर आप? केचुआ इज अ वेरी फेमस ब्रांड, या फिर नॉट लाइक, है ना? तो कोई फेमस ब्रांड नहीं है सर, थैंक यू सर। तो ये नॉन ब्रांडेड है, लोकल आइटम है, अनाप शनाप दाम लगाते रहते। 1500 का दाम बोला, मैंने उसको बोला नहीं नहीं 1500 ज्यादा हो गया, मैं आपको 700 दूंगा। कितने में दूंगा सर? मैंने उसको बोला 700। दुकानदार बोला 700 बहुत लॉस हो जाएगा, 700 नहीं हो पाएगा, मैं आपको, चलिए, मैं चला जा रहा था, बोले ठीक है दादा 800 करते हैं। मैं बोला चलो 1500 का चीज 800 में दे रहा है, मैं नक्की कर दिया। बात समझ रहे हैं? मैं नक्की कर दिया। मुझे नॉलेज नहीं था। फिर मैं पीजी में रहता था, मैं पीजी में गया,
पीजी में जाके देखा सिमिलर बैग दूसरे कलर का मेरा दूसरा एक फ्रेंड लेके आया, वही धर्मतल्ला से ही, एस्प्लैनेड से। मैं उसको पूछा कितने में लेके आया बोलता है 350। मैं बोले हे भगवान, मैंने चूना पे चूना, समझ रहे हो सर? मतलब ये है मेरा बार्गेनिंग पावर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बार्गेन में क्या होता है। तो बेसिकली उन्होंने जब 1500 बोला, मैंने अगर उनको 700 बोला तो 1500 कैंसिल, ठीक है। अगर बाद में जाके अगर 1500 में बोलता, दुकानदार अगर कैंसिल भी कर देता, इट्स फुल्ली आपको दुकानदार, वो ना भी दे सकता है, तो दे भी सकता है ना भी दे सकता है। इट्स फुल्ली अप टू शॉप ओनर, सेलर, इट्स फुल्ली अप टू सेलर। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। एनी प्रॉब्लम, एनी आइडिया, एनी डाउट सर? बोलो। हाँ सर या नो सर? काउंटर कर रहा हूँ सर। मतलब सर और एक तरह का ऑफर होता है, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। सर ये ऑफर थोड़ा हटके है, स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं इसको, या कंटिन्यूइंग ऑफर बोलते हैं, ओपन ऑफर बोलते हैं। सर हटके माने, सर हटके माने ये बेसिकली, जैसे इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मानो जब सीए का एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है या सीएमए का एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है, एग्जाम फॉर्म फिलअप अनलिमिटेड टाइम तक लिए चलता है सर, सीएस में या सीएस एग्जाम का? एग्जाम फॉर्म फिलअप का बात कर रहा हूँ सर। अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलता है कि जब कभी भी करो, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम होता है? नॉर्मली एग्जाम फॉर्म फिलअप आप देखिएगा, जब एग्जाम फॉर्म फिलअप का टाइम आता है, से फॉर एग्जाम्पल अगर जून में एग्जाम है तो इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा आपका अप्रोक्स मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है। तो जब मार्च अप्रैल के आसपास फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है, तो मानो मार्च के 1 तारीख में इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया कि 1 तारीख से फॉर्म फिलअप चालू होगा और ये 25 मार्च तक चलेगा। ओके, मार्च 1 तारीख से एग्जाम फॉर्म फिलअप चालू होगा और ये 25 मार्च तक चलेगा। इंस्टीट्यूट बेसिकली आपको ओपन ऑफर दे रहा है कि ये ऑफर 25 तारीख तक है। अगर आपको एग्जाम में बैठना है, मैंने एग्जाम एक्सेप्ट करना है, तो 25 मार्च के अंदर आपको करना है। तो 25 तारीख तक ये ओपन है, उसके बाद क्लोज हो सकता है। तो जब तक ओपन है हम उसे स्टैंडिंग ऑफर बोलेंगे, हम उसे कंटिन्यूइंग ऑफर बोलेंगे, हम उसे ओपन ऑफर बोलेंगे। सर इसका कोई बिजनेस एग्जांपल? यस, चलो देता हूँ बिजनेस टाइप एग्जांपल। हाँ, बिजनेस टाइप एग्जांपल क्या बताया जाए, क्या बताया जाए, क्या बताया जाए? सर इसके लिए मुझे गवर्नमेंट टेंडर बताना चाहिए, द बेस्ट एग्जांपल। जैसे मेरे घर में ही चलता है, फॉरेस्ट ऑक्शन का टेंडर होता है। मेरे घर में फैमिली बिजनेस है, तो इसमें पापा करते हैं, मैं पापा को कभी कभी हेल्प कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है सर, WB वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट का ऑक्शन होता है, ठीक है। जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ सर, ये देखो, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग। इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ जहाँ फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस माने लकड़ी होते हैं, जो अल्टीमेटली लोगों के अलग अलग काम में, कभी उसी उसी लकड़ी से फायरवुड का काम होता है, फर्नीचर्स का काम होता है, बिल्डिंग बनाने के टाइम पे जो जरूरत होता है उसका काम होता है, हर चीज का काम होता है। तो पापा या फिर पापा जैसे और भी लोग हैं जो नॉर्मली फॉरेस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं और मर्चेंट है, काफी पुराने मर्चेंट। तो मर्चेंट लोग क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट टेंडर बुलाते हैं तो इस टेंडर में भाग लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ओपन ऑफर जैसा, जैसे ये देखो 23 मई को एक ऑक्शन था अभी, और अपकमिंग ऑक्शन जैसे 24 तारीख को है, मैंने आज 22 तारीख, कल है, परसों है, फिर ये ऑक्शन चलता रहता है, ठीक है। तो ऑक्शन जब होता है उससे पहले बोल देता है गवर्नमेंट ना, घर घर में चिट्ठी भेज देता है। आजकल ऑनलाइन हो गया है कि भाई ऑक्शन होने वाला है, अगर आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस खरीदना है तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आप इस पर्टिकुलर डेट में आके परचेस कर लें। तो ये ओपन रहता है कुछ दिनों तक, ये ऑक्शन पीरियड कुछ दिनों तक ओपन रहता है।
फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा लकड़ी है, क्या है, सब बोल देता है, सब टाइप्स बोल देते हैं। फिर उसमें बिडिंग करके खरीदना पड़ता है। ये फिर मानो गवर्नमेंट का और भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे नेशनल हाईवे बनेगा, ठीक है, NHAI के साइड में जाके आप ये भी चेक कर सकते हो, NHAI टेंडर, ये और बेहतर एग्जाम्पल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर बुलाते हैं, किसको हाईवे बनाना है, जिसको हाईवे बनाना आता है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हाईवे बनाने का टेंडर में भाग लेते हैं, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट को टेंडर सबमिट करना पड़ता है। Just look at this. ये देखो, दिल्ली कोलकाता, ठीक है, 6 लेन ग्रीनफील्ड वाराणसी रांची कोलकाता हाईवे फ्रॉम जंक्शन विद NH 119, ये सब पूरा डिटेल्स दे दिया, ठीक है। और साथ में आपको बोल दिया क्लोजिंग डेट 8 जून 2023। इस डेट के अंदर जो जो टेंडर भरेगा, कंपनी जिनका कंपनी उन्हीं को देता है नॉर्मली, तो कोई छोटा मोटा काम नहीं है सर। 1471 करोड़ का टेंडर अमाउंट है। तो जो सबसे सस्ते में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का वादा कर सकता है गवर्नमेंट को, नॉर्मली गवर्नमेंट उनको टेंडर उनको ऑफर करता है और उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से ऑफर एक्सेप्टेंस चलते हैं। तो इसमें कोटेशन भरना पड़ता है, ठीक है। यही सब प्रोसेस आप लोग आगे आगे अपने वर्किंग नॉलेज में सीखोगे। मैं आपको जितना रियलिटी हो सकता है मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कभार कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज शायद मिस हो जाता है, बट मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि जो भी रियल लाइफ में चीजें होते हैं, ठीक है, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना सर, दीज आर नॉट जस्ट बुकिश थिंग, दीज आर ऑल इन रियलिटी। तो आपको समझना चाहिए कि भाई स्टैंडिंग ऑफर कहाँ होता है, स्टैंडिंग ऑफर में करता क्या है, कुछ नहीं, एक टाइम होते हैं जिसके अंदर आपको ये ऑफर दिया है गवर्नमेंट ने। अभी अभी क्या है ना, अभी NHAI का ये ऑफर एक ओपन ऑफर है, इसको स्टैंडिंग ऑफर भी बोल सकते हो, इसको कंटेनिंग ऑफर भी बोल सकते हो। इसमें गवर्नमेंट ने बताया कि हम लोग इतना से इतना किलोमीटर तक रोड बनाएंगे, जो भी कंपनी इतने सस्ते में ये मतलब जितना सस्ते में गवर्नमेंट को ये करने का वादा करेगा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को एक अमाउंट देगा, ठीक है, सस्ता माने गवर्नमेंट के लिए खर्चा भी ना हो और वो खरीदता है, मतलब जिसमें गवर्नमेंट को फायदा हो और रास्ता भी अच्छा हो, उनको बेसिकली प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ऑफर किया जाता है। फिर एक्सेप्ट करेगा तो रोड बनेगा, टेंडर, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट टेंडर ऑफर। ऐसे और भी हजारों चीजें हैं। आप लोग ये सब चीजें रियल लाइफ में और भी एग्जांपल्स मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करोगे। ऑडिट का टेंडर होता है, आप लोग ऑडिट में ही जाओ ना, आगे आगे ऑडिट का काम करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट फिनेंशियल ऑडिट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी लोग आपका सेक्रेटरियल ऑडिट करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करते हैं, ऑडिट का भी टेंडर होता है। जब भी किसी बड़ी कंपनी को ऑडिट करना होता है वो पेपर में छपाता है, नोटिस देता है, फिर चार्टर्ड फर्म या इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, फिर कोटेशन करते हैं, फिर उस कोटेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, तब जाके ऑडिटिंग का मौका मिलता है फर्म को। करोड़ों में बीड होता है सर, लाखों में बीड होता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा ऑडिट है उसके ऊपर। दीज आर हार्डकोर रियलिटी। आप लोग जब आर्टिकलशिप करोगे तब आप लोग को ये सब सीखने का मौका मिलेगा। आर्टिकलशिप में आपको फार्म की तरफ से ऑडिट में भाग लेने के लिए, ऑडिट का कोटेशन को भरने के लिए आपको सिखाया जाएगा, मजा आएगा तब, और मजा आएगा। डिपेंड करता है फार्म टू फार्म, ठीक है। एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर, एक ऑफर को वैलिड करने के लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हर तरह का ऑफर समझ में आ गया। कितना तरह का ऑफर होता है क्लियर है सर? जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग, बोलो सर। यस सर। ठीक है ना सर? सिर्फ मेरे मेरे स्टोरी सुनो, मैं आपको अलग अलग एग्जांपल देता हूँ, उसको भी जानो, बट घर में स्टडी नोट्स पढ़ाई करो सर, एग्जाम में लिखना पड़ता है। मेरे किस्से कहानी से एग्जाम का पास नहीं, पार नहीं होगा। मेरा किस्से कहानी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जो आपको पढ़ाई को याद रखने में हेल्प करेगा। बट इन रियलिटी आपको एग्जाम में ये सब चीजें लिखना पड़ेगा। इसलिए घर में जब भी लॉ पढ़ो, सब लिख लिख के पढ़ो, नहीं तो भूल जाओगे। अपना नोट्स बनाओ, मैं चेक करूंगा सबका नोट बना बना के मेरे को शेयर करना कि सर मैंने ये सब पढ़ा और ये सब का नोट बनाया। खुद का नोट खुद बनाओ। ओके सर।
एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें फुलफिल करना पड़ता है? जैसे कि एक ऑफर ऑलवेज इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। क्या कहते हैं सर? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। माने offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give valid offer in the eye of law, social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation because it is not so intended. जैसे हस्बैंड वाइफ के अंदर जो ऑफर चलता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का ऑफर, फादर सन के बीच में, ठीक है, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, भाई बहन के बीच में सोशल ऑफर चलता है। सामाजिक ऑफर जो होता है ना सर, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। लीगल रिलेशनशिप के लिए बिजनेस इस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। तो जब तक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ना हो तब तक हम उसे वैलिड ऑफर नहीं कर सकते। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल दिया, पापा ने अपने बच्चे को बोला कि अच्छा रिजल्ट कर, तुमको आईफोन देंगे। ओके, पापा ने अपने बेटे को बोला कि बेटा अच्छा रिजल्ट कर, ठीक है, तेरे को आईफोन दिला देंगे। बेटा ने अच्छा रिजल्ट कर दिया, पर पापा ने आईफोन देने से मना कर दी। तो अब क्या करेगा बेटा? क्या करेगा सर? कोर्ट में कोई केस फाइल करेगा क्या? हाँ, कि पापा ने वादा करके भूल गया। हाँ करेगा, हाँ या ना? अरे बोलो। आईफोन अगर पापा देने से मना कर देता है तो क्या बच्चा अपने पापा के अगेंस्ट में कोर्ट में थाना में जाके डायरी लिख के आएगा? नो सर। क्यों? बिकॉज ये कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता है, इट्स अ सिंपली सोशल रिलेशन। हस्बैंड ने वाइफ को बोला था कि मैं आपको हर महीने इतना इतना पैसा भेजूंगी। हस्बैंड ने वाइफ को पैसा भेजना बंद कर दिया, तो क्या वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में जाके केस कर देगा? नहीं कर सकता। हाँ, ये मैरिज लॉ में एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर हस्बैंड जानबूझ के अपनी वाइफ को डिच करता है, बिकॉज हस्बैंड अपनी वाइफ का दायित्व लेता है, बच्चे का दायित्व लेता है, ये एक्चुअली क्या है ना सर, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बट आजकल सोसाइटी में इतना कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ चुका है कि धीरे धीरे ये सब चीजों को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बांधना पड़ता है। इसलिए लोग शादी करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं कि कल अगर कोई किसी को धोखा दे दिया तो कम से कम कोर्ट में जाके संपत्ति का भाग तो मिल जाए, प्रॉपर्टी का पार्टीशन तो मिल जाए। मैंने शादी कम है और प्रॉपर्टी पार्टीशन में नजर ज्यादा है। प्रॉब्लम तो वहीं पर है। इसलिए आजकल आप लोग देखते होंगे शादी ब्याह में ब्रेकअप बहुत सुनने को मिलता है, जो पहले नहीं होता था। क्योंकि शादी जैसे पवित्र चीजों को भी हम लोग एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्सेप्ट में बांध देते हैं, और घर घर की कहानी है। हर 2 फैमिली में 3 फैमिली में एक कहानी मिल ही जाएगा कि पैसे के लिए शादी कर रहे हैं। ये शादी दो माइंड का कॉन्सेप्ट है, इसमें पैसा कहाँ से आता है? पैसा हो तो अच्छा है, पैसा ना हो तो बन जाएगा। कई बार तो ऐसे भी देखा जाता है कि पैसा है पर बाद में पैसा नहीं है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि जिसके साथ शादी हो रहा है उसका पैसा है नहीं, पर बाद में बहुत रिच बन जाता है। तो पैसा देख के थोड़ी कुछ होता है सर, रिश्ता तो दिल से जोड़ा जाता है। बट आजकल अलग बात है सर, आजकल पैसे से पैसा जोड़ा जाता है, रिश्ता का छोड़ो सर, हो जाए तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। सर मैं क्यों ये सब बात कहा, क्योंकि सोसाइटी का मैटर नॉर्मली लीगल मैटर में नहीं आता है, बट आजकल कभी कभी देखने को मिलता है। बट वो हमारे पार्ट नहीं है, मतलब बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं है। उसको आप लोग मैरिज लॉ वगैरह में जो लोग एलएलबी वगैरह पढ़ता है वहां पर पढ़ेगा। अभी सीएस सीएमए में हम लोग ये सब चीजें नहीं पढ़ते हैं सर। It must be capable of creating legal relations. It must be certain, definite and not vague. सर माने कॉन्ट्रैक्ट हमेशा निश्चित या सर्टेन तरीके से होना चाहिए। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है और क्लियर कट नहीं है, तो वैलिड ऑफर नहीं बनेगा। एकदम क्लियर आउट हो। जैसे यहाँ पर एक चीज बोला है कि ऑफर टू सेल 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। ए बी को ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें 100 क्विंटल तेल बेचूंगा। अरे भाई तेल क्या तेल,
तेल का हजारों टाइप्स होते हैं। पेट्रोल भी तेल है, डीजल भी तेल है, सरसों का तेल भी तेल है, मस्टर्ड ऑयल भी तेल है, पाम ऑयल भी तेल है, तिल का तेल भी तेल है। बताओ तो, केरोसिन तेल भी तेल है, विच ऑयल? क्लियर कट बताओ। हाँ, अगर ए मानो कि सरसों तेल का डीलर है, मस्टर्ड ऑयल का डीलर है, तो ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि हाँ भाई ये सरसों तेल का डील करता है, तो ऑब्वियसली सरसों तेल का ही बात है। बट अगर बी को पता ही नहीं कि ये किस चीज का डील करता है, या फिर ए अगर मानो मिक्स्ड अप सभी तेलों का डील करता है, तो ए को क्लियर कट बताना चाहिए कि भाई मैं तुम्हें सरसों तेल बेचना चाहता हूँ। तो इसलिए ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। ओके, ऑफर के बारे में और भी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, जैसे इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर हमेशा ऑफरी के पास पहुंचना चाहिए। अगर ऑफरी को पता नहीं है तो ऑफर कंप्लीट नहीं है। इसके ऊपर भी फेमस केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise, there can be no acceptance of it. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. An acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right on the acceptor. Sir, what is the case in case of Lalman Shukla versus Gauri Dutt? It's a very famous court case जिसमें गौरी दत्त जो है वो अपने सर्वेंट, उसका नाम है लालमन, उनको भेजा था कि उसका मिसिंग नेफ्यू को ढूंढने के लिए, टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया अपने घर में, एनीबॉडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन रिवॉर्ड। लालमन तो नहीं था, लालमन को ऑफर के बारे में कुछ नहीं पता। एल ट्रेस्ड मैंने लालमन ट्रेस्ड द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ द अनाउंसमेंट। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो, बाद में जब उसको पता चला रिवॉर्ड के बारे में, तब वो जाके क्लेम किया। हेल्ड इट वाज, क्या हुआ था केस में, ही वाज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। क्योंकि ये बात लालमन के साथ कम्युनिकेट नहीं हुआ। अगर आपके साथ कोई बात कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो आप ये ऑफर क्लेम नहीं कर सकते। इसका और भी एग्जांपल आपको मॉडर्न तरीके से मैं दे सकता हूँ। सर कितना मॉडर्न तरीका बताओगे, दिमाग खराब तो नहीं हो गया आपका? मानो किसी को जोमेटो में खाना ऑर्डर करना है, हेलो, किसी को भूख लग गया क्या? छोड़ दूंगा सर, अभी 5-10 मिनट में छोड़ दूंगा। लेकिन हम लोग भूख लगते हैं तो ऑनलाइन में खाना ऑर्डर करते हैं या कुछ भी चीजें ऑर्डर करते हैं, तो आजकल कूपन कोड का बड़ा चलता है। हाँ सर, हेलो, आप लोग कभी कूपन कोड यूज करते हो? जैसे यहाँ पर एक कूपन कोड है, ग्रैब फ्लैट 45% ऑन ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो, शो कूपन कोड। यहाँ पर ये पता नहीं, कभी कभी एप्लीकेबल हो जाते हैं तो कभी कभी नहीं होता है, बट बोल रहा है कि इसमें आपको 40% ऑफ मिल सकता है। आप चेक करके देख सकते हो। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर जिसको ये कूपन के बारे में नॉलेज नहीं है, उसने मानो खाना ऑर्डर कर दिया और बाद में पता चला कि भाई इसमें तो कूपन मिल रहा था, तो क्या बाद में वो जोमेटो को क्लेम कर सकता है कि भाई आपने कूपन हमको क्यों नहीं दिया? क्या आप क्लेम कर पाओगे? मानो मैंने क्लेम कर लिया, पर मानो नील ने क्लेम नहीं किया और उन्होंने ऑर्डर कर दिया, और बाद में नील को मानो 400 टका का खाना था, 40% माने 160 टका मेरा डिस्काउंट हो गया। नील ने खाना ऑर्डर किया, 400 टका लगा, पर मेरा तो सर 160 डिस्काउंट होके 240 का पड़ गया। मैं तो मजा ले रहा हूँ आज, टेस्टी टेस्टी खाना का मजा ले रहा हूँ। नील को बाद में पता चला, फिर वो जोमेटो को बोल रहे भाई मेरे को ऑफर दो। क्या जोमेटो लायबल है ऑफर देने के लिए? अरे द आंसर इज नो, बिकॉज ऑफर अगर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं होगा तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। कार्लाइल वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी का केस में देखो, कार्लाइल को ऑफर कम्युनिकेट हुआ था, उन्होंने इन्फ्लुएंजा का जो डोज है उनको एक्सेप्ट किया था, तो बाद में कंपनी बाध्य हो गया था उनको क्लेम देने में। तो ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी होता है सर, अदरवाइज आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो फेमस केस लालमन वर्सेस गौरी दत्ता,
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफरिंग, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग के बारे में बात करता है, अदरवाइज ऑफर वैलिड नहीं हो सकता। क्लियर? हेलो, समझ में आ गया सर? इट मस्ट बी मेड विद ड्यू टू obtaining the assent of the other party। जब भी ऑफर किसी को करो तो ऑब्वियसली उल्टा साइड में उनका ओपिनियन पाने के लिए, है ना। इट मे बी कंडीशनल, हाँ ऑफर पे कंडीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कंडीशनल ऑफर चलेगा। एनी ऑफर कैन बी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे किसी कोई आपको पेमेंट के लिए बोल सकते हैं कि भाई मेरे को आरटीजीएस पेमेंट करना, यानी रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट्स, ऑनलाइन ट्रांसफर, एनईएफटी करना या यूपीआई करना या फोन पे करना या कैश में करना, कंडीशन दे सकता है कि हम लोग ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। ऑफर कंडीशनल हो सकता है। Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. So one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. Offer ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अगर तुमने इतना दिन के अंदर कुछ नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस है, ये कोई बात नहीं। ये प्रपोज किया बी को कि क्या तुम मेरे एंड्रॉइड मोबाइल 5000 में लेना चाहते हो, और साथ में ये भी बोला इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन ए वीक देन वी अज्यूम दैट you accept my proposal। ये कोई बात थोड़ी हुआ, this will not result in your contract। ये एकदम वैलिड नहीं है सर। मतलब आप ऐसा कंडीशन नहीं लगा सकते, ये कोई कंडीशन नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्प्लायंस। कि अगर तुमने नहीं बोला तो क्या हम हाँ मान लेंगे। मैंने मानो तुमने किसी को प्रपोज किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, और साथ में तुमने कंडीशन दे दिया कि अगर तुम चुप रहा तो मैं मानूंगा हाँ है। ये कोई बात हुआ सर? हेलो, ये हाँ नहीं, आपका भ्रम है। ये हाँ नहीं सर, ये आपका भ्रम है। जो प्यार करेगा वो बोलेगा हाँ प्यार करता हूँ, वैसा ही बात है सर। जो मोबाइल खरीदेगा वो बोलेगा कि हाँ मैं मोबाइल परचेस करूंगा। अगर वो नहीं बोला तो मैं मान लूंगा हाँ है। ये क्या बात हुई सर? तो नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ विच इज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, वुड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो भ्रमित मत होइएगा, भ्रम में ना रहिए। भ्रम माने कंफ्यूजन में रहना। तो ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर स्पेसिफिक जनरल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं वैसे ही। ए बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप्स द ट्रैफिक सिग्नल। हम लोग देखते हैं कोलकाता, बॉम्बे जैसे सिटी में, बड़े शहरों में, कि ट्रैफिक में बच्चा लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा सा गरीब बच्चे लोग होते हैं, वो गाड़ी साफ करना चालू कर देते हैं। वो आपसे पैसा नहीं मांगता, या फिर आपको पूछते नहीं कि क्या आपका गाड़ी साफ करे। साफ करने के बाद आपको बोलता है 2 टका दे दो, 5 टका दे दो। तो नॉर्मली एक रीजनेबल मैन क्या करेगा? चलो भाई बच्चा पूछा नहीं पर कर दिया, एक्सप्रेस है, इम्प्लाइडली कर दिया, चलो 2 टका दे दो। एक वाइज मैन नहीं करेगा। या फिर ये पूछेगा क्या तुमको मैंने बोला था तो तुमने कर दिया। एक वाइज मैन नहीं करेगा क्या, चलो यार बच्चा बेसिकली वो भीख मांग रहा था पर डायरेक्टली भीख नहीं मांग पाया तो आके गाड़ी साफ करके बोला दादा दे। तो बेसिकली ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो आपको ऑफर कर रहा था कि मेरे को 2 टका दे दो, मैं गाड़ी साफ करके देता हूँ। इट्स लाइक दैट। He expects to be paid for this, here boy makes an implied offer। ये बॉय का इम्प्लाइड ऑफर था। ट्रेन में देखना कुछ नहीं है, अचानक से कोई आके झाड़ू मारने लग जाता है, माने ऑफिशियल नहीं वो जैसे जो थोड़ा सा बच्चे लोग होते हैं ना सर, अनाथ बच्चे लोग जो होते हैं, उन लोग झाड़ू मारने लग जाता है और ट्रेन को और गंदा कर देते कभी कभी। मैं तो कभी कभी उनको बोलता हूँ कि तुमको झाड़ू नहीं मारना है, तुम पैसा लो और जाओ, कि झाड़ू मार के जगह को और गंदा कर देता है। इससे अच्छा है, तो वो समझ जाता हूँ सर, उसका इम्प्लाइड ऑफर कि चलो वो बेसिकली झाड़ू लगे बोल रहे कि भाई मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ करके मांग रहा हूँ। तो ठीक है, अगर आप समझ जाओ तो बोलो ना भाई तुमको झाड़ू नहीं मारना है, तुम ऐसे ही 2 टका रखो और जाओ। जो भी है जितना कर सकते हैं आप ह्यूमैनिटीज की खातिर। आई होप यू अंडरस्टैंड सर इम्प्लाइड ऑफर क्या हो सकता है। हेलो, ऐसे तो हमारे देश में इतना प्रॉब्लम है
आप कितना ही कर सकते हो, पर जितना हो सके जरूर कर सकते हो। ओके, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट। सर ये सब थोड़ा और एडवांस बात हो गया, आज थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, बट ऑफर के बारे में बाकी जो भी बातें हैं और केस लॉ है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। हार्वे वर्सेस फैसी का केस है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफर मेयर स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इन्विटेशन टू ऑफर ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू डू बिजनेस, ये सब कुछ बातें लेके मैं नेक्स्ट क्लास में हाजिर होऊंगा सर आप लोगों के साथ, जहां पर आपको ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच में फर्क बताऊंगा। दोनों एक नहीं है, अलग है, और दोनों ही बड़ा ही गजब कॉन्सेप्ट है। एडवर्टाइजमेंट के लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा सर, जो लॉ आपको सिखाएगा। सर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आया। असीमा, अयन, क्रिश, नयनी, नील, साहिल, शिवास, हाँ सर। शुभजीत, सुभी, चौथा यस सर। तुषार, पूजा कैसे तो? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर, ठीक है सर। तो फिर आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो जरूर मेरे से नोट्स कलेक्ट करें और घर पे रिवाइज करें और फिर रेडी हो। यस क्रिश बोलो। नोट्स अच्छा पाठी दो तो व्हाट्सएप पे लिखे दीजिए, यदि बाई चांस भूले जाए व्हाट्सएप करें। ओके ओके सर, बाय फिर, गुड नाइट, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।